विशेषकर आज उसने सिल्वर मून पवेलियन पर एक क्रूर चाल चली। क्या वह डरी नहीं थी? मेरी तरफ ऐसे मत देखो। बेशक मुझे सिल्वर मून पवेलियन से डर लगता है, लेकिन क्या मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया? अब तुम मेरी हो। सिल्वर मून पवेलियन के नियमों के अनुसार तुम हमेशा के लिए मेरी हो। सू यंगक्सू ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। जी वेई का चेहरा भावहीन रहा। चूंकि तुम मेरी हो इसलिए मुझे तुम्हें ठीक करना ही होगा। अपने कमरे में 2 घंटे आराम करो और मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी, सू यंगक्सू ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। मुझे दवा की क्या ज़रूरत है? जी वेई उलझन में था। तुम्हें बहुत ज़्यादा जहर दिया गया है और तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ, सू यंगक्सू ने साफ साफ जवाब दिया। कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जी वेई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मरना जीने से आसान है। नहीं, तुम मेरे हो और तुम मेरे लिए बहुत उपयोगी हो। मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। अच्छा व्यवहार करो, वहां जाकर आराम करो और जब दवा तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। सू यंगक्सू ने उसके कंधे को थपथपाया और फिर मुड़कर स्क्रीन के पीछे गायब हो गई। जी वेई अब उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी। वह उसे दवाई ढूंढते और तैयार करते हुए सुन सकता था, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी भावना पैदा हो रही थी। सू यंगक्सू दवा लेकर बाहर आए। जी वेई मेज के पास बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके धीमे कदमों की आवाज़ सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और हवा में एक जानलेवा इरादा भर गया। सू यंगक्सू ने उसे दवा दी। इसे पीने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। जी वेई ने दवा ली और बिना किसी हिचकिचाहट या संदेह के उसे एक ही बार में पी लिया। सू यंगक्सू खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैंने तुम्हें जहरीली दवा दे दी होगी? मैं नहीं डरता। क्या आप बस इतना ही कह सकते हैं? हाँ, सू यंगक्सू ने मन ही मन आह भरी। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह एक शब्द से ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। सोने से पहले उसने कहा, तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे आंगन में आराम कर सकते हो। तुम अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सकते हो। जी वेई ने सिर हिलाया नहीं। उसकी सुरक्षा में सू यंगक्सू शांति से सो सकती थी, भले ही वह सिल्वर मून पवेलियन के प्रतिशोध के बारे में चिंतित थी। आखिरकार इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट सचमुच बेजोड़ थी। भविष्य में यदि वह उसे नहीं ले गया तो उसे डोंग जोऊ के सम्राट को मारने और उसका सिर वापस लाने के लिए भेजा जाएगा। हालांकि सू यंगक्सू को यह नहीं पता था कि यह आदेश किसने दिया था, लेकिन उसके पिछले जीवन की यादें उसे यह बताने के लिए पर्याप्त थीं कि यह व्यक्ति उसकी रक्षा कर सकता है। जी वेई के संरक्षण में सिल्वर मून पवेलियन ने हत्यारों के 3 समूह भेजे थे, जो सभी असफल रहे और खाली हाथ लौट आए। होंगलियान सिल्वर मून पवेलियन में गुस्से से कांप रही थी। उसने सू यंगक्सू को खुद को मारने के बारे में भी सोचा था। हालांकि उसे अचानक चुयहान से निमंत्रण मिला। 9वें राजकुमार का भवन। चुयहान की मेज, जो पहले स्मारक और सैन्य पुस्तकों से भरी हुई थी, अब कुछ विविध पुस्तकें रखी हुई थीं। यद्यपि उन्हें विविध पुस्तकें कहा जाता था, फिर भी चुयहान ने उन्हें गंभीरता से पढ़ा। मोक्वी चुयहान के पास खड़ा था और कभी कभी उसकी तरफ देख रहा था। जब उसने चुयहान की उलझन देखी तो मोक्वी ने कहा, मास्टर, कृपया इसे अभी के लिए अलग रख दें। होंगलियान जल्द ही आ जाएगी, आप उससे पूछ सकते हैं। चुयहान ने अधीरता से अपनी भौहें सिकोड़ीं। जाओ और उसे ले आओ। मोक्यू ने आह भरी और जल्दी से सिल्वर मून पवेलियन की ओर चल पड़ा। सौभाग्य से रास्ते में उसकी मुलाकात होंगलियान से हुई। होंगलियान की भौहें तन गई थीं। महाराज ने मुझे बुलाया है। किस जरूरी काम के लिए मेरी मौजूदगी जरूरी है? मोक्वी ने उसकी बेचैनी देखी और मजाकिया अंदाज में उसे चिढ़ाते हुए कहा, बेशक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा क्या महाराज आपको खोजने के लिए इतने उत्सुक होते? ये सुनकर होंगलियान और भी घबरा गई। वह जल्दी से राजकुमार की हवेली में पहुंची और चुयहान के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथों को कप में भर लिया। उसके हाव भाव में तत्परता का संकेत था। महाराज, मैं देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे सिल्वर मून पवेलियन में कुछ काम निपटाना है। मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। चुयहान कुछ ऐसा पढ़ रहा था जो उसे समझ में नहीं आया। उसने किताब होंगलियान को थमाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किताब किस बारे में है। कृपया मुझे समझाएं। होंगलियान ने सोचा कि यह कोई असाधारण पहेली है, लेकिन जब उसने इसे देखा तो पुस्तक की विषय वस्तु देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने कवर पेज पलटा तो उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, महिलाओं को रिझाने के 100 तरीके। महाराज, होंगलियान को आश्चर्य और अविश्वास महसूस हुआ, लगभग ये सोचकर कि वह ठीक से नहीं जागी है। पृष्ठ 42 पर लिखा है कि जब किसी महिला का मासिक धर्म होता है तो आपको उसके करीब नहीं जाना चाहिए या उससे बहस नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको कोमल होना चाहिए और उसे शांत करना चाहिए। ऐसा क्यों है? चुयहान के सुस्पष्ट हाथ ने लयबद्ध तरीके से मेज पर थपथपाया और उसकी आंखों में ज्ञान की सच्ची प्यास दिखी। होंगलियान की भावनाएं जटिल थीं।
वह मोकी की ओर देखने लगी, जिसके चेहरे पर भी हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। हाँ, तुम मासिक धर्म के दौरान किसी महिला से बहस क्यों नहीं कर सकते और उसे मना क्यों नहीं सकते? मासिक धर्म क्या होता है? क्या ये हर महीने आता है? हॉन लियान अवाक रह गया। वह मोक्वी के सिर पर वार करना चाहती थी। महाराज, कृपया हॉन लियान की अज्ञानता को क्षमा करें। आप अचानक ये किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए आपको इन्हें पढ़ना अनावश्यक लगता है। हॉन लियान का दिल कांप उठा, उसके गहरे सम्मान और प्रशंसा को छिपाते हुए। लेकिन दर्द को छुपाना मुश्किल था। वह जानती थी कि जिस महिला ने चुएहान को ये किताबें पढ़ाई थीं, वह नहीं थी। लेकिन वह वास्तव में कौन थी? मैं एक राजकुमारी से शादी करने का इरादा रखता हूँ और मोक्यू को ये किताबें मिली और उसने कहा कि इन्हें शादी से पहले पढ़ लेना चाहिए। चुएहान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह महान चेंग राजवंश में व्यापक रूप से प्रशंसित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसने कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं किया था जिसे वह हल न कर सके। हालांकि वह वास्तव में इन पुस्तकों की कुछ विषय वस्तु को नहीं समझ पाया था, न ही वह जानता था कि उन्हें व्यवहार में कैसे लाया जाए। उदाहरण के लिए, अभी उसके करीब न आने का हिस्सा। जब भी वह सू यंगक्सू के साथ होता था तो वह उसके करीब रहने से खुद को रोक नहीं पाता था। अगर वह भविष्य में उससे शादी करता है तो कई दिनों तक उसके करीब न आ पाना कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महाराज किससे विवाह करना चाहते हैं? किस महिला ने महामहिम की नज़र को अपनी ओर आकर्षित किया है? हॉन लियान को लगा जैसे उसके दिल पर गहरा आघात लगा हो। वह अपनी स्थिति के अंतर को भूल गई और अपने भीतर के दर्द को प्रकट कर दिया। हॉन लियान, यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पूछना चाहिए। मोक्वी ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया और उसे सावधानी से याद दिलाया। हवा अचानक भारी और दमघोंटू हो गई। हॉन लियान ने अपना सिर नीचे किया और माफ़ी मांगी। महाराज, मैंने अपनी सीमा लंघ दी है। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए महामहिम। चुएहान ने स्वीकृति में बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से नाराज़गी दिख रही थी। उसने उससे किताब लाने को कहा। क्या तुम जानती हो क्यों? हॉन लियान ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई, हर शब्द में कड़वाहट की झलक थी। मासिक चक्र एक महिला के मासिक धर्म चक्र को संदर्भित करता है, जो हर महीने 3 से 7 दिनों तक होता है। इस दौरान एक महिला का शरीर कमज़ोर हो जाता है और वह चिड़चिड़ी हो जाती है और आसानी से गुस्सा हो जाती है। इसलिए आपको उसके करीब नहीं जाना चाहिए और अपनी बातचीत में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब उसका मासिक धर्म होगा तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? चुएहान की गंभीरता से भरी आंखें हॉन लियान के दिल में एक और छुरा घोंपने जैसी लगीं। हॉन लियान ने अपने होंठ भींचे और नीचे देखा। उसे गर्म रखें, उसे ठंड से बचाएं और उसके पेट को गर्माहट दें। दर्द कम करने के लिए। क्या इससे उसे बहुत दर्द होता है? चुएहान अचानक खड़ा हो गया, उसके चेहरे से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। उसकी आंखों में गंभीरता देखकर हॉन लियान को पता चल गया कि वह उस महिला की कितनी परवाह करता है। लेकिन वह चुएहान था, भगवान का पसंदीदा, संपूर्ण विश्व में सबसे महान 9वां राजकुमार। किस प्रकार की स्त्री उसे इस हद तक मोहित कर सकती थी, उसकी आत्मा को झकझोर सकती थी और उसके सपनों को भर सकती थी? हॉन लियान कुछ देर चुप रही और मोकी ने उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया। महाराज, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आज आपको क्या हो गया है? क्या आप सिल्वर मून पवेलियन में मूर्ख बन गए थे? अपने दिल के दर्द को दबाते हुए हॉन लियान ने सिर हिलाया। हाँ, इससे बहुत दर्द होता है। चुएहान ने किताब पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे यह सोचकर बेचैनी हो रही थी कि वह हर महीने कुछ दिनों तक इतनी तीव्र पीड़ा सहती रहेगी जबकि वह उसके लिए इतना कम कर सकता है। हॉन लियान हतप्रभ होकर चुएहान के अध्ययन कक्ष से बाहर चली गई। मोकी ने विनम्रतापूर्वक उसका साथ देते हुए कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सिल्वर मून पवेलियन में काम करके थक गई हो? हॉन लियान ने अपना सिर हिलाया। थकी नहीं। क्या आप जानते हैं कि महाराज को किस महिला में दिलचस्पी है? मोकी ने हंसते हुए कहा, आप महाराज के स्वभाव को जानते हैं। मैं आपको इसके बारे में कैसे बता सकता हूँ? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? मुझे बताओ। हॉन लियान ने मोक्यू का कॉलर पकड़ लिया, उसकी भावनाएं बढ़ गईं। उसकी मोहक आंखें थोड़ी लाल हो गईं, जिससे वह और भी आकर्षक हो गई। कम से कम मोक्वी की नज़र में तो वह सुंदर थी। हालांकि चुएहान के भरोसेमंद विश्वासपात्र के रूप में उसने असहाय होकर हॉन लियान को देखा। तुम भी एक मालिक की सेवा करते हो। क्या तुम मुझे अपने मालिक के बारे में बताने की हिम्मत करोगे? ये सुनने के बाद हॉन लियान ने गहरी सांस ली और मोक्यू को छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में निराशा का भाव था। मैंने अपनी सीमा लंघ दी। जैसे ही मोक्वी ने उसकी लाल पोशाक पर खिले कमल के फूल को देखा, उसके चेहरे पर अफसोस की एक लकीर उभर आई। तुमने अपनी सीमा लंघ दी और एक ने भी। जिस क्षण उसकी नज़र इस महिला पर पड़ी, उसने अपनी सीमाएं पार कर लीं। सू यंगक्सू कुछ दिनों से मार्क्विस मैनर में जिवेई की देखभाल कर रही थी और उनकी पहली मुलाकात के बाद से उसके रंग में काफ़ी सुधार हुआ था।
कोई भी ये बता सकता था कि उसके ठंडे और भावहीन चेहरे के बावजूद उसकी विशेषताएं उल्लेखनीय थीं। यदि उसे अच्छे कपड़े पहनाकर धनी परिवारों के युवा स्वामियों के बीच रखा जाए तो वह सबसे अलग दिखाई देगा। जीलान ने सोचा कि वह सुंदर है। सू यंगक्सू ने उसे जिवेई के लिए दवा लाने का निर्देश दिया। एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ वह उसके पास पहुंची। जिवेई, मिस ने मुझे जो दवा लाने के लिए कहा था, इसे अभी गर्म होने तक पी लो। जिवेई ने अपनी तलवार पकड़ ली। उसका चेहरा ठंडा था और वह उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह अदृश्य हो, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। जीलान ने उदास होकर कहा, मिस ने मुझे ये तुम्हारे पास लाने के लिए कहा था। मिस ने कहा कि तुम्हें जहर दिया गया है और तुम्हें विषमुक्त करना होगा। वह फिर आगे बढ़ी और लगभग जिवेई के पास पहुंच ही गई कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। जीलान चिल्लाया। सू यंगक्सुए ने उसे समय रहते वापस खींच लिया, जिससे वह जिवेई की तलवार से मारे जाने से बच गई। जीलान अभी भी डर से कांप रही थी। उसने जिवेई को घूरते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मिस ने तुम्हारे लिए दवा बनाई, मैं इसे तुम्हारे पास लाई और तुम फिर भी मुझे मारना चाहते हो। देखो, दवा गिर गई है। झीलन ने टूटे हुए कटोरे को देखा। उसे न केवल गिरी हुई दवा के लिए बल्कि सू यंगक्सुए के प्रयासों के लिए भी दुख हो रहा था। जिवेई भावशून्य रहा। उसकी आंखें बर्फ जैसी थीं। तुम वो नहीं हो। मैं मिस नहीं हूं, लेकिन मैं मिस की नौकरानी हूं। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? जीलान को लगा कि उस पर भरोसा नहीं किया गया और उसने दुख में अपना पैर पटक दिया। हाँ, जिवेई ने बिना किसी दया के ठंडे स्वर में अपनी परेशानी को और गहरा कर दिया। जीलन ने अपना छोटा सा चेहरा फुला लिया। उसकी आंखें शिकायतों से भरी हुई थीं। सू यंगक्सू ने धीरे से उसका चेहरा रगड़ा और उसे दिलासा दिया। ये सिर्फ उसका व्यक्तित्व है। हमारे पास अभी और दवा है। एक और कटोरा डालो। हाँ, मिस। जैसे ही सू यंगक्सू ने आदेश दिया, जीलान तुरंत दवा का एक और कटोरा लेने चली गई। हालांकि वह अब जिवेई के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। सू यंगक्सू को दवा सौंपने के बाद वह जल्दी से चली गई। कमरे में सिर्फ सू यंगक्सू और जिवेई थे। सू यंगक्सू ने दवा उसके हाथ में रख दी। इसे पी लो। जिवेई ने पूरा कटोरा पी लिया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब जीलान उसके लिए दवा लेकर आई थी। उसने सू यंगक्सू से बचने का कोई संकेत नहीं दिखाया। सू यंगक्सू को यह मजेदार लगा। तुम्हें डर है कि झीलन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। जिवेई की आंखें उदास थीं और उसके ठंडे, भावनाहीन बयान ने सू यंगक्सू को उदासी का एहसास कराया। मुझे याद है तुमने कहा था कि अगर मालिक तुम्हारी जान लेना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिवेई ने सिर हिलाया। तो आपको सिल्वर मून पवेलियन के नियंत्रण के कारण जहर दिया गया था? उसने पूछा। नहीं, काम पूरा करने के बाद बदला लेना है। सिल्वर मून पवेलियन ने आपको दिए गए जहर से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद नहीं की। सू यंगक्सू को याद आया कि होंगलियान ने उल्लेख किया था कि जिवेई सिल्वर मून पवेलियन में शीर्ष 10 मूल्यवान व्यक्तियों में से एक था। आपत्ति, अनावश्यक। जिवेई का स्वर बिना किसी परिवर्तन के ठंडा ही रहा। उसके शब्द सुनकर सू यंगक्सू के चेहरे पर थोड़ी उदासी झलकी। क्या उसके पिछले जीवन में भी उसे एक वस्तु की तरह नहीं समझा गया था? जिन लोगों की वह परवाह करती थी, उनकी नज़र में उसका सिर्फ उपयोगिता मूल्य था। एक बार जब वह मूल्य समाप्त हो जाता तो उसे हटा दिया जाता। जिवेई भी इससे अलग नहीं था। सिल्वर मून पवेलियन के लिए वह सिर्फ एक वस्तु, एक धारदार हथियार था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे जहर दिया गया था या वह कब मरा। उनके लिए यह मायने रखता था कि वह सिल्वर मून पवेलियन के लिए कितना कुछ कर सकता था और कितने लोगों की जान ले सकता था। उसने कभी अपने लिए नहीं जिया था। सू यंगक्सुए की आंखें क्षण भर के लिए मंद पड़ गईं, फिर अचानक चमक उठीं, जैसे रसातल से निकलती हुई तेज रोशनी की किरण। उसने कहा, जब तक तुम मेरी अच्छी तरह से रक्षा करोगे, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हें विषमुक्त कर दूंगी और तुम्हें सामान्य जीवन जीने दूंगी। एक बार मृत्यु का अनुभव करने के बाद वह और भी अधिक खुले विचारों वाली हो गई थी। सभी जीवित प्राणी समान थे, प्रत्येक अपना जीवन जी रहा था। हालांकि जिवेई उदासीन लग रहा था और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, आवश्यक नहीं है। सू यंगक्सू ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए आह भरी। अगर तुमने बस एक शब्द और कहा तो क्या होगा? क्या वे ठीक से बातचीत नहीं कर सकते? सू यंगक्सू ने सोचा। नहीं, जिवेई ने उत्तर दिया। सू यंगक्सू को झल्लाहट महसूस हुई। वाकई, एक और शब्द। ठीक है, भूल जाओ। वह अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को अल्पकालिक लक्ष्य में बदल देगी और फिलहाल उसे जीवित रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सिल्वर मून पवेलियन की ओर से जिवेई द्वारा उसकी रक्षा किए जाने के कारण सू यंगक्सू को ज्यादा चिंता नहीं थी। हालांकि चूंकि उसने कंसोर्ट जियांग को ठीक करने का वादा किया था, इसलिए उसे महल में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज सुबह जब वह इसके प्रतिकार के उपायों पर विचार कर रही थी,
तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक राजकुमार की आभा को रेखांकित करते हुए नाजुक सुनहरे पैटर्न के साथ एक चांद सी सफ़ेद ब्रोकेड पोशाक पहने चू चेंगे अपने आगमन पर तुरंत ध्यान का केंद्र बन गए। मेडिकल क्लिनिक के अंदर कई विवाहित महिलाएं शर्मा गईं और अपना मुंह फेर लिया। चू चेंगे के पीछे 2 कतारों में गार्ड खड़े थे जो एक बक्सा लिए हुए थे। वह अहंकार से आगे की ओर देख रहा था। मालिक कहाँ है? तुरंत बाहर आओ। मैनेजर क्यू ने सू यंगक्सू की ओर देखा जो दवा कैबिनेट की देखभाल में व्यस्त थी और चू चेंगे के पास विनम्रता से पहुंची। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या ये युवा मास्टर परामर्श के लिए आया है या दवा खरीदने के लिए? मैं वर्तमान राजवंश का 7वां राजकुमार हूं। अपने बॉस को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, चू चेंगे ने घोषणा की। चू चेंगे का रूप रंग आकर्षक था और बचपन से ही अनगिनत लोग उसे खुश करने की कोशिश करते थे। वह श्रेष्ठता की भावना से भरा हुआ था और चाहता था कि जहां भी वह जाए लोग उसका सम्मान करें। फिर भी वह इस तथ्य से अनजान था कि वह सू यंगक्सू के क्षेत्र में कदम रख चुका था। मैनेजर क्यू ने ठहाका लगाया, युवा मालिक, हमारे बॉस लोगों से आसानी से नहीं मिलते। अगर कोई ज़रूरी काम न हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज की अवज्ञा करने की? तुम मौत चाहते हो? चू चेंगे के मुख्य रक्षक ने अपनी तलवार निकाली मैनेजर क्यू को डराने की कोशिश की। हालांकि उसकी तलवार को तुरंत एक शक्तिशाली बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया। सू यंगक्सुए ने उसे 2 थप्पड़ भी मारे। गार्ड को अचानक से यह बात समझ में नहीं आई और वह जवाबी कार्रवाई करने ही वाला था कि चू चेंगे ने उसे घूरकर देखा। नीचे खड़े हो जाओ। उसने दुखी भाव से सू यंगक्सू को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपना काम करो। कुछ दिन पहले ही उसने 9वें शाही चाचा के सामने उसे शर्मिंदा किया था। उसे अभी भी उससे उस हिसाब को पूरा करना था। बेहतर होगा कि वह आज उसका गुस्सा न भड़काए। सू यंगक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, 7वें राजकुमार, क्या आप मुझे अपना काम करने की सलाह देने आए हैं? क्या आप इस क्लिनिक के मालिक हैं? चू चेंगे की आंखों में आश्चर्य और अविश्वास दोनों थे। सू यंगक्सुए के प्रति मैनेजर क्यूई के सम्मानजनक रवैये को देखकर उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि सू यंगक्सुए ही इस क्लिनिक की मालिक थी। सू यंगक्सू ने अपने माथे पर बिखरे बालों को ठीक किया। क्या मेरी बहन ने तुम्हें हमारे असाधारण रिश्ते के बारे में नहीं बताया? उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? सू यंगक्सू, मेरा फायदा मत उठाओ। यहाँ आओ। चू चेंगे ने सू यंगक्सू को जबरदस्ती घसीटकर पीछे के हॉल में ले गया। उसने भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखें घृणा और पूछताछ से भरी थीं। तुमने क्लिनिक खोलने के लिए पैसे कहाँ से जुटाए? और वह प्रतिभाशाली डॉक्टर तुम्हें कहाँ मिला? इसका आपसे क्या लेना देना है महाराज? सू यंगक्सू ने उसके हाथ की ओर देखा। मुझे इससे क्या मतलब? सू यंगक्सू, तुम मुझसे सगाई कर चुकी हो और तुम्हारा इस तरह सार्वजनिक रूप से सामने आना मेरी प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। अपने क्लिनिक में तुरंत जीनियस डॉक्टर को बुलाओ। मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। चू चेंगे को गुस्सा आया। ये पता चला कि सू यंगक्सू, जो उसका पीछा कर रही थी, सक्षम थी। उसे उसके साथ बेरुखी से पेश आए कुछ ही दिन हुए थे और वह इतना बड़ा क्लिनिक खोलने और इतने कुशल डॉक्टर को काम पर रखने में कामयाब हो गई थी। वह जानबूझकर उसे धोखा दे रही थी। महाराज, अगर आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जागे हैं तो वापस जाकर थोड़ी और नींद ले लीजिए। मैं यहाँ व्यस्त हूँ और मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। सू यंगक्सू ने व्यंग्य किया और चू चेंगे का हाथ झटक कर जाने के लिए तैयार हो गई। सू यंगक्सू, मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया। चू चेंगे ने अपनी थोड़ी उठाई और अपने आदमियों को बक्सा खोलने का आदेश दिया। अंदर टायर बॉक्स चमकदार सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था जिसने कई लोगों की आंखें चौंधिया दीं। यह आपके 10 क्लिनिक खरीदने के लिए पर्याप्त है। मुझे आपके क्लिनिक और आपके लोग चाहिए। चू चेंगे ने अहंकारपूर्वक घोषणा की। इतना सारा सोना? सू यंगक्सू की आंखों में अविश्वास का भाव देखा। चू चेंगे ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर ठंडी सांस ली और सू यंगक्सू के प्रति उसका तिरस्कार और गहरा हो गया। सू यंगक्सू ने अपनी जीभ चटकाई और आह भरते हुए कहा, महाराज, सोने की यह मात्रा मेरे क्लिनिक के लिए बहुत कम है। उसने हाथ हिलाया। मैनेजर क्यू, इसे बाहर फेंक दो। हाँ मिस। मैनेजर क्यू ने कुछ सहायकों को बुलाया और बक्सा बाहर ले गए। सू यंगक्सू के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने बक्से को बाहर फेंक दिया। नतीजतन जब चू चेंगे का सोने से भरा बक्सा सड़क पर गिर गया तो हंगामा मच गया और लोग उसे लेने के लिए हाथापाई करने लगे। क्या तुम सब बेकार हो? जल्दी करो और उनके पीछे जाओ। चू चेंगे ने गुस्से से अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। वह पलटा और सू यंगक्सू को घूरने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? सू यंगक्सू ने मासूमियत से एक मीट बॉल अपने मुंह में डाला। ये पहली बार नहीं है। आप इतने हैरान क्यों हैं महाराज? पुची। मैनेजर क्यू खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। यहाँ तक कि वू जिन्यान ने भी अपना आधा चेहरा ढक लिया और हल्के से हंसने लगी। सू यंगक्सू, तुम उस प्रतिभाशाली डॉक्टर को क्या सौंपना चाहती हो?
चू चेंगे का गोरा रंग गुस्से से लाल हो गया। सू यंगक्सू ने उसे चंचल भाव से देखा, यहाँ तक कि उसने जो गुस्सा दिखाया वह भी उसके लिए सहनीय था। ऐसा लग रहा था कि महारानी ने उसे यहाँ किसी को खोजने का काम दिया था, लेकिन लियांग जिन के साथ उसके संबंध के कारण वह जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने सोने का सहारा लिया। हालांकि सोने का वह बक्सा वास्तव में अपर्याप्त था। मैं जो कीमत चाहती हूँ वह महाराज वहन नहीं कर सकते। महाराज, दरवाज़ा वहाँ है, जल्दी से जल्दी निकलो, सू यंगक्सू ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। जिद्दी, चू चेंगे ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और बाहर निकल गया। उसने अपनी माँ द्वारा दिया गया कार्य पूरा नहीं किया था, लेकिन वह क्लिनिक में हिंसा का सहारा नहीं ले सकता था। सू यंगक्सू के रवैये ने उसके भीतर अभूतपूर्व क्रोध को प्रज्वलित कर दिया था। वह स्त्री जो हमेशा उसके अधीन रहती थी और जिसकी आंखें केवल उसी पर टिकी रहती थीं, उसकी चमकती आंखों में उसके लिए कब जगह नहीं रही। चू चेंगे एक पल के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। सू यंगक्सू को उसकी चमकदार लाल पोशाक में देखता रहा, जो सुंदर और आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। उसका शानदार चेहरा किसी को भी मोहित कर सकता था। वह कब से उसके अस्तित्व को नजरअंदाज करने लगी थी, जिससे वह चिंतित रहने लगा था। सू यंगक्सू दवा कैबिनेट के पास खड़ी थी और वू जिन्यान को देख रही थी। उसने देखा कि वह न केवल चौकस और बुद्धिमान थी, बल्कि दवा की गंध के प्रति भी बेहद संवेदनशील थी, जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों और सुगंधों को पहचानने की गहरी क्षमता थी, खासकर महिलाओं द्वारा पसंद की जाने वाली। वू जिन्यान ने काम करना जारी रखा। सू यंगक्सू को मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे 7वें राजकुमार से ज्यादा दिलचस्प मानती हो? सू यंगक्सू ने भौहें उठाईं। स्वाभाविक रूप से, मेरे लिए किसी अपरिचित व्यक्ति की तुलना में अपनी भावी भाभी को देखना कहीं अधिक दिलचस्प है। इस टिप्पणी से वू जिन्यान शर्मा गई और उसने सू यंगक्सू को मजाकिया अंदाज में डांटा, 7वें राजकुमार में अब तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। सू यंगक्सू ने सहमति में सिर हिलाया। वू जिन्यान ने हंसते हुए कहा, तो फिर दिलचस्प कौन है? चू यहान। यह उत्तर तुरंत सू यंगक्सू के दिमाग में आया। उसने अपनी बात जोर से नहीं कही, लेकिन वू जिन्यान को अभी भी उसकी आंखों से कुछ समझ आ रहा था। वह छिपे हुए अर्थ के साथ मुस्कुराया और आगे नहीं बढ़ा। सू यंगक्सू ने अपनी कनपटी को रगड़ा। उसके विचार एक बार फिर चुएहान की ओर चले गए। पिछले कुछ दिनों से वह अनजाने में ही उसके मन पर छा गया था। उसने उसे सुरक्षा देने का वादा किया और कहा कि अगर वह किसी को नापसंद करती है तो वह भी उसे नापसंद करेगा। ये सोचकर उसके दिल में खुजली होने लगी, जैसे अंदर कुछ हलचल हो रही हो। जब सू यंगक्सू ने दिन के दौरान चू चेंगे को दूर भेजा तो वह पहले से ही जानती थी कि घर लौटने पर उसे शांति नहीं मिलेगी। हालांकि जब उसने सू डिंगहेन को अपने आंगन के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए देखा तो उसने बोलने की पहल की, पिताजी, यदि आप मेरे क्लिनिक या प्रतिभाशाली डॉक्टर के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप अपनी राय अपने पास रखें और जल्दी आराम करें। आखिरकार हाल ही में उसकी वजह से ही उसे खून की खांसी हुई थी। यदि ऐसा दोबारा हुआ तो उसकी दवा बर्बाद हो जाएगी। सू डिंगहेन के सिर पर सफ़ेद बालों की कई लंटें थीं और उसका रंग भी अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि उसका निंदापूर्ण स्वर भी बहुत कमज़ोर था। तुमने अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत की? अगर तुम्हारे क्लिनिक में वह प्रतिभाशाली डॉक्टर न होता तो रूआ अभी महल में फंसी नहीं होती। सू यंगक्सू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। सच में? सू डिंगहेन ने कड़वाहट के साथ सिर हिलाया। कई दिन हो गए हैं और मैंने उसे महल में जाने पर भी नहीं देखा है। मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अगर वह प्रतिभाशाली डॉक्टर उसे खोजने के लिए महल में प्रवेश नहीं करता तो रूआ की वापसी अनिश्चित होती। ओह, सू यंगक्सू ने अपनी भौहों के बीच की जगह को दबाते हुए उदासीनता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं थक गई हूँ। मैं पहले आराम करूंगी। सू यंगक्सू, क्या तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है? वह तुम्हारी सगी बहन है। तुम उसके भाग्य को जाने बिना उसे महल में कष्ट सहते हुए कैसे देख सकते हो और उसे बचा नहीं सकते? सू डिंगहेन की आंखें लाल हो गईं और उसने उसे डांटा जैसे कि सू यंगक्सू ने कोई अक्षम्य अपराध किया हो। सू यंगक्सू मासूमियत से उसे बताना चाहती थी कि सू योरू ने खुद ही यह सब किया है। हालांकि अपने पिता की मानसिकता को देखते हुए, जो महान चेंग राजवंश से भटक गई थी, उसने गंभीरता से कहा, सू योरू इसके लायक थी। उसने महारानी का इस्तेमाल करके मेरे करीबी लोगों को खत्म करने की कोशिश की। अगर मैंने अपना दिमाग नहीं खोया होता तो मैं उसकी रिहाई के लिए अपनी प्रतिष्ठा कभी नहीं बेचती। पिताजी, नहा धोकर थोड़ा आराम करें। रुको, तुम बेऔलाद बेटी हो सकता है कि मेरी बातें अब तुम पर असर न करें, लेकिन क्या तुम अपने दादा की भी नहीं सुनती? सू डिंगहेन ने अपना गुस्सा दबाया और सू यंगक्सू को एक हस्तलिखित पत्र दिया। ये तुम्हारे दादा का पत्र है। इसे तुम जैसे ठीक समझो संभालो। सू डिंगहेन गुस्से में वहां से चला गया। सू यंगक्सू ने पत्र खोला और पाया कि यह वास्तव में उसके दादा द्वारा लिखा गया था। उन्होंने सू योरू के बारे में सुना था और उसे बचाने के लिए प्रतिभाशाली डॉक्टर को भेजने का निर्देश दिया था।
यद्यपि उसके दादा सीमा पर तैनात थे, फिर भी सू यंगक्सू हमेशा उनकी बातों का पालन करती थी और उनके निर्देशों का पालन करती थी। उस रात सू यंगक्सू ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसके दादाजी एक मजबूत शरीर के साथ युद्ध के मैदान में गिर रहे थे और वह उनकी मदद करने में असमर्थ थी, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं बढ़ा पा रही थी। ओह! सू यंगक्सू अचानक उठ बैठी, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और बिस्तर गीला कर रही थीं। उसके सामने जी वेई, जो पूरी रात सो रहा था, ने अपनी आंखें खोलीं। वह सू यंगक्सुए के सामने बैठकर सो गया था और सू यंगक्सुए ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, वह उसे देख सकी। जी वेई चुप रहा, लेकिन उसकी बैंगनी पूंछ वाली आंखों में एक अंधेरी और खूनी चमक थी। फिर भी सू यंगक्सू को अजीब तरह से राहत महसूस हुई। ये बस एक सपना था। उसके दादाजी अभी ठीक थे। उसे उनके आदेशों का पालन करना था और उनके निर्देशानुसार सुयोरू को बचाना था। हालांकि महल में प्रवेश करने के लिए सावधानी की आवश्यकता थी। सू यंगक्सू ने जीलन को 9वें राजकुमार के महल में संदेश देने के लिए भेजा था और ये देखने के लिए कि क्या वह चुएहान से मिल सकती है। जीलान डर कर गया था, लेकिन खुशी से वापस लौटा। वह सू यंगक्सू के कान के पास कूद पड़ी, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। महाराज ने कहा कि प्रतिभाशाली डॉक्टर को कल उसके पास जाना चाहिए और वह उसे व्यक्तिगत रूप से महल में ले आएगा। महामहिम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता न करें। वह आपके लिए एक एहसान के रूप में प्रतिभाशाली डॉक्टर की देखभाल करेगा, मिस। सू यंगक्सू का दिल धड़क उठा और उसके गोरे चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, मिस, आपका महारानी वास्तव में आपके लिए अच्छा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में राजकुमार की हवेली में इतनी आसानी से प्रवेश कर पाऊंगा और महारानी से मिल पाऊंगा। ये सब इसलिए है क्योंकि महारानी आपकी परवाह करती हैं। जीलान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। खांसी, प्रतिभाशाली डॉक्टर और महाराज के बीच एक डॉक्टर और मरीज के रूप में विशुद्ध रूप से पेशेवर संबंध हैं। महाराज से मेरा कोई संबंध नहीं है, सू यंगक्सू ने गंभीरता से झीलन को घूरते हुए कहा। झीलन ने जल्दी से खुद को संभाला और सिर हिलाया। हाँ, मिस एक ने बारी से बात नहीं की, लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि मिस आज बहुत खुश थी। क्या उसकी सोच में कोई कमी थी? अगले दिन सू यंगक्सू ने साधारण पोशाक पहन ली और 9वें राजकुमार के भवन की ओर जाने से पहले एक काली घूंघट वाली टोपी पहन ली। वह नहीं जानती थी कि वह चुएहान की इतनी बातें क्यों सुनती थी, लेकिन जब वह उसके पास होती थी तो उसे विशेष रूप से सहजता महसूस होती थी। वास्तव में यदि वह अकेली भी महल में घुसती और उसके साथ जी वेई भी होता, तो भी उसे बाहर न निकल पाने का कोई डर नहीं था। वह आसानी से राजकुमार के भवन में प्रवेश कर गई, लेकिन चुएहान के आंगन में उसका सामना होंगलियान से हुआ। होंगलियान आकर्षक और मनमोहक थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण था। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखें मोहक ढंग से चमक रही थीं। आप कौन हैं? महाराज से आपका क्या काम है? उसकी आवाज़ एक मालकिन जैसी थी, जिससे सू यंगक्सू के दिल में भारीपन की भावना पैदा हो गई। सू यंगक्सू ने शांत स्वर में कहा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ महाराज से मिलने आई हूँ। महाराज। होंगलियान समझदार था और उसने महसूस किया कि इस महिला ने चुएहान के प्रति कोई डर या हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह शांत रही। लेकिन उसके अलावा राजकुमार के महल में कौन स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था? क्या ये हो सकता है कि वह चुएहान की प्रेमिका थी? होंगलियान ने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। मैं अभी तक सुबह महाराज से मिलने नहीं आई हूँ। क्या युवती कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कर सकती है? देखभाल की गई शब्द सू यंगक्सू के दिल में तीखे कांटों की तरह चुभ गए। उसने अपने होंठ काटे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह जल्दी से राजकुमार के महल से बाहर निकली और गाड़ी में सवार हो गई, लेकिन उसके सीने में एक आक्रोश की भावना बनी रही, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। चुएहान। उसके पास तो कोई था जो उसकी देखभाल करता था, तो फिर उसके साथ परेशानी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? उसे सुरक्षा दो। झूठा। सू यंगक्सू अकेले ही महल की ओर चल पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि जी वेई उसकी गाड़ी में बैठ गया है। जब गाड़ी रुकी तो जी वेई ने अंततः कहा, हम पहुंच गए हैं। सू यंगक्सू चौंकी। तुम कब आए? जी वेई की आवाज़ कर्कश बनी रही। राजकुमार के महल में। उसका संक्षिप्त जवाब सुनकर सू यंगक्सू बेवजह नाराज हो गई। ठीक है, मैं पहले अंदर जाऊंगी। तुम मेरे पीछे पीछे चलो और देखो। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे ले जाओ। जी वेई ने सिर हिलाया। ठीक है। दूसरों के लिए आंतरिक महल एक ऐसी जगह थी जहां वे अपने जीवन काल में कभी प्रवेश या घुसपैठ नहीं कर सकते थे, लेकिन जी वेई के लिए सू यंगक्सू को बाहर लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि उसने देखा कि वह आज दुखी थी। चुएहान आधे दिन से हवेली में इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे सू यंगक्सू नहीं दिखी थी। उसने मोक्यू को पूछताछ के लिए क्लिनिक भेजा, लेकिन पता चला कि प्रतिभाशाली डॉक्टर पहले ही महल में प्रवेश कर चुका था। मोक्वी रिपोर्ट लेकर लौटा। मास्टर, क्या प्रतिभाशाली डॉक्टर को आपका संदेश नहीं मिला? आपने निर्देश दिए थे।
उस दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सू यंगक्सू की नौकरानी को मार्क्विस मैनर में वापस पहुंचाया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सू यंगक्सू को संदेश प्राप्त हो जाए। सू यंगक्सू ने महामहिम का इंतजार क्यों नहीं किया? चुयहान ने अपनी मेज पर रखी किताब को देखा। होंगलियान ने लाल पेन से उन जगहों पर टिप्पणियां लिखी थीं जहां उसे समझ नहीं आया था। उसने वह पन्ना पलटा जिसमें लिखा था कि महिलाएं अपने वादे क्यों नहीं निभाती और महल में जाने से पहले जल्दी से उसे सरसरी तौर पर पढ़ लिया। सू यंगक्सू ने महल में एक और दिन बर्बाद कर दिया। महारानी ने उसे दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक इंतजार करवाया, उसे मिलने का मौका नहीं दिया और न ही सू योरू के बारे में कोई खबर दी। सू यंगक्सू नहीं चाहती थी कि महल का दरवाज़ा बंद करने वाली पिछली घटना फिर से हो। सू यंगक्सू ने महल के नौकरों की रुकावट को नज़रअंदाज किया और फेंगजाओ महल से बाहर चली गई। रुको, महारानी ने अभी तक अपना आदेश नहीं दिया है। तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? एक कर्कश आवाज वाले हिजड़े ने अपनी नाजुक उंगलियों से इशारा करते हुए डांटा। कृपया महारानी से पूछें कि वह अपना फरमान कब जारी करेंगी, सू यंगक्सू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हन्फ, महारानी का इंतजार करना आपके लिए सम्मान की बात है। महारानी से सवाल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दावत मत दो और आज्ञाकारी होकर इंतजार करो। नपुंसक अपने नितंबों को हिलाते हुए और अपनी उंगलियां दिखाते हुए महल के हॉल में चला गया। हालांकि सू यंगक्सू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर वह अभी नहीं गई तो वह एक बार फिर महल में कैदी बन जाएगी। पुरुषों, इस हत्यारे को पकड़ो जिसने महारानी की हत्या करने की कोशिश की थी। जब शाही गार्ड चिल्लाए तो सू यंगक्सू ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। जैसी कि उम्मीद थी, जी वेई ठीक समय पर प्रकट हुआ और उसे पूरे महल में तेजी से दौड़ाता हुआ ले गया। शाही गार्ड उसका करीब से पीछा कर रहे थे। सू यंगक्सू चिंतित थी। क्या हम भाग सकते हैं? क्या आप महल का लेआउट जानते हैं? जी वेई ने एक एक करके उत्तर दिया, हम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। सू यंगक्सू को उसके उत्तर पर असहायता का एहसास हुआ। मुझे ले जाना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है। आप मुझे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते और महल की रूपरेखा का निरीक्षण करने चले जाते, फिर मुझे बाहर ले जाने के लिए वापस आते। ठीक है। जी वेई ने उसे धीरे से नीचे उतारा और एक चट्टान के पीछे छिपा दिया और उसे निर्देश दिया, मेरा इंतजार करो। उसकी तेज रफ्तार की वजह से वह इंपीरियल गार्ड्स को आसानी से चकमा दे सकता था। जो भी उसे पकड़ने और उससे लड़ने में कामयाब होता, उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता। सू यंगक्सू को उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन पता चला कि वह मुसीबत में थी। उसे इंपीरियल गार्ड्स ने देख लिया था। भागो, झील में कूद जाओ, छोटी जिनसेंग ने मन ही मन घबराते हुए चिल्लाया। सू यंगक्सू ने पानी के गहरे तालाब को देखा। मुझे तैरना नहीं आता, इसके अलावा ये झील कहाँ जाती है? अगर मैं कहता हूं कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। जल्दी करो, वे करीब आ रहे हैं। छोटे जिनसेंग ने अपनी उंगलियां चटकाईं और सू यंगक्सू ने पानी में जोरदार छलांग लगाए। जब उसे लगा कि उसे पानी में संघर्ष करना पड़ेगा तो उसने पाया कि वह आसानी से सांस ले रही है। उसके मुंह या नाक में पानी नहीं जा रहा था। उसने अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश की और वास्तव में वह पानी में तैर रही थी। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? जल्दी से तैर कर आओ, उस महल में कोई नहीं है। लिटिल जिनसेंग ने गर्व से उसे निर्देश दिया। सू यंगक्सू ने लिटिल जिनसेंग के निर्देशों के अनुसार झील को तैरकर पार किया। वह किनारे पर चढ़ी और एक सुनसान महल पाया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं आया था, लेकिन महल राजसी था। मालिक का कोई कुलीन दर्जा रहा होगा। सू यंगक्सू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आसपास कोई नहीं होता था तो वह अंदर भागती थी। हॉल हमेशा उजाला रहता था और मेज पर करीने से सजे कपड़े रखे होते थे। सू यंगक्सू ने उन्हें लेने और पहनने से पहले उन पर नज़र भी नहीं डाली। वह झील में डूबी नहीं, लेकिन आधी रात को झील का तापमान किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। सू यंगक्सू ने अनाड़ीपन से नए कपड़े पहने इससे पहले कि वह लिटिल जिनसेंग से पूछना याद करती, क्या तुम्हें यहाँ कोई औषधीय सुगंध महसूस हुई? छोटा जिनसेंग चुप रहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। सू यंगक्सू ने उस असहयोगी छोटे जीव से निराश होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपना काला घूंघट और बांस की टोपी उतार दी। इस समय उसका सुंदर सा चेहरा हवा में खुला था। चमकदार रोशनी की मदद से वह और भी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। चुयहान पर्दे के पीछे से बाहर आया और अपनी आभा को रोक नहीं पाया। सू यंगक्सू पलटी और दंग रह गई। तुम? चुयहान ने सोचा कि वह उससे पूछेगी कि वह यहाँ क्यों है, इसलिए उसने उत्तर दिया, यह मेरा महल है। सू यंगक्सू का चेहरा पके झींगे की तरह लाल हो गया। उसने अपनी आंखें ढंग लीं और गुस्से से बोली, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? भाड़ में जाओ। उसकी छाती की मांसपेशियां भरी हुई थीं, उसका शरीर चिकना था और उसका सुंदर शरीर उसकी पैंट के नीचे छिपा हुआ था। वहां एक उभार भी था जो उसे कल्पना करने पर मजबूर कर रहा था।
चुयहान ने सू यंगक्सू की पोशाक पर नजर डाली और समझाया, मैं कपड़े बदल रहा था और फैंगजाओ पैलेस जाने की योजना बना रहा था। हुम्फ। सू यंगक्सू ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। उसे राहत मिली कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया था। यदि जी वेई न होती, यदि उसने उसके कपड़े बदलने का इंतजार किया होता और फिर फैंगजाओ पैलेस की ओर बढ़ी होती, तो संभवतः वह उसकी दुखद मृत्यु का गवाह बन जाता। तुमने मेरे कपड़े पहने हैं, चुयहान ने असहाय होकर कहा। क्या क्या? सू यंगक्सू अपनी पोशाक को देखकर अचंभित रह गई। सफ़ेद अंडरगारमेंट काफी बढ़ गए थे और बैंगनी सुनहरे रंग का लबादा किसी औपचारिक गाउन जैसा लग रहा था। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं साधारण कपड़ों में महल में दाखिल हुआ था। फैंगजाओ पैलेस जाने से पहले औपचारिक पोशाक पहनने का इरादा रखता था। इस तरह ऐसा लगेगा कि मेरे इरादे महारानी की ओर नहीं, बल्कि आपकी ओर हैं, चुयहान ने धैर्यपूर्वक समझाया। हालांकि उसने सू यंगक्सू के हाव भाव पर कड़ी नजर रखी। उसके आश्चर्य के बावजूद उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा और वह उसे कपड़े वापस करने के लिए भी इच्छुक लग रही थी। अपने उतारे हुए कपड़ों को देखकर सू यंगक्सू का चेहरा ठंडा पड़ गया। मुझे कुछ समय के लिए अपने कपड़े उधार दे दो। मेरे कपड़े सूख जाने पर मैं तुम्हें लौटा दूंगी। उसके चेहरे पर बर्फ जमी रही और चुयहान को किताब में लिखी बातें याद आ गईं। बिना कुछ कहे उसने उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सू यंगक्सू ने उस आदमी को इतनी नज़दीक से देखा, उसके दिल में एक जबरदस्त घृणा की भावना थी। उसने जोरदार विरोध किया, चिल्लाया, चुयहान, मुझे छोड़ दो। चुयहान ने झिझक भरी आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों में घृणा बहुत वास्तविक थी, लेकिन इस समय पुस्तक की सामग्री उसके करीब होनी चाहिए थी। जितना करीब उतना अच्छा। क्या ये गलत था? लेकिन अब वह इस पर विचार नहीं कर सकता था। उसके गुलाबी होंठ पके चेरी की तरह आकर्षक थे। चुयहान, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? मुझे छोड़ दो। हम। एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए चुयहान ने उसे चूमा, जिससे सू यंगक्सू कुछ पल के लिए खाली रह गई। इससे पहले वह अपने पिछले और वर्तमान जीवन में कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं रही थी। चुयहान उसका फायदा उठा रहा था। वह उन्मत्ततापूर्वक उस पर टूट पड़ी तथा आगे कोई भी अंतरंग क्रिया रोकने की कोशिश करने लगी। हल्का दर्द महसूस करते हुए चुयहान को अचानक खून की गंध आई। उसने सू यंगक्सू को छोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ उसका विरोध करते रहे, जो तीखे पंजों जैसे थे। उसके शरीर में आवेग ने उसे और अधिक चीजें करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन सू यंगक्सू रो पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हृदय पर उबलता हुआ लावा छिड़क दिया गया हो। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। सू यंगक्सू ने अपने दांत पीस लिए और उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में एक शब्द बोला, बेशर्म। ये पहली बार नहीं था जब उसने उसे ऐसा कहा था, लेकिन चुयहान समझ सकता था कि इस बार वह सचमुच गुस्से में थी। पहली बार उसका दिल कुछ बेचैन हुआ। उसने सहज रूप से उसके मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सू यंगक्सू ने ठंडे अंदाज में उसका हाथ दूर कर दिया और कहा, दूर हो जाओ। मुझे फिर कभी मत छूना। मुझे घिन आ रही है। सू यंगक्सू, क्या मैं वास्तव में तुम्हारे लिए इतनी घृणित हूं? चुयहान का दिल दुख गया और उसकी काली स्याही जैसी आंखों में एक छिपी हुई उदासी थी जिसका सीधे सामना करना मुश्किल था। हाँ, तुम मुझे घृणास्पद लगते हो। इसलिए महाराज, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान दिखाओ। सू यंगक्सू ने उस पर हमला करने की इच्छा को दबाने में कामयाब रही। चुयहान मुड़ा और कक्ष से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ समय बाद ही सू यंगक्सू ने कक्ष के बाहर शोरगुल सुना, क्योंकि शाही पहरेदार महल की तलाशी लेने लगे थे। वह जल्दी से अपने कपड़े लपेटकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजे के पीछे से एक आदमी की दहाड़ सुनाई दी, बाहर निकलो। महाराज, महारानी की हत्या के प्रयास के कारण हमें तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। बूम। इसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वह चुयहान की आवाज नहीं थी, बल्कि एक दबंग और जोरदार हथेली का प्रहार था जिसने शाही रक्षकों की पंक्ति को उड़ा दिया। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अत्यधिक कुशल सैनिकों का एक समूह भागते हुए सैनिकों की तरह चुयहान के सामने बिखर गया। दरवाजे से अलग होकर सू यंगक्सू ने एक बार फिर उस आदमी की ताकत का अनुभव किया। अगर वह अभी उस पर बल प्रयोग करना चाहता तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह किस स्थिति में होगी। चुयहान वापस कमरे में आ गया। उसकी आवाज साफ और ठंडी थी, जिसमें खूनी आभा की झलक थी, कमरे में ही रहो। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सू यंगक्सू ने कोई प्रतिक्रिया न देते हुए ठंडी सांस ली। चुयहान ने देखा कि उसकी दुबली पतली काया आराम करने के लिए कमरे में प्रवेश कर रही है। उसकी आंखें बढ़ती उलझन से भर गईं। वह कमरे में बैठा रहा, रात भर सोचता रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर कहाँ गड़बड़ हो गई। अगले दिन सू यंगक्सू उठी। उसके कपड़े सूख चुके थे, इसलिए उसने उन्हें उतार दिया और चुयहान को वापस कर दिया। चुयहान ने पिछले दिन सिर्फ एक पतली अंडरशर्ट पहनी थी। अब अपने दरबारी पोशाक में वह गरिमा में दिख रहा था और एक जबरदस्त उपस्थिति दिखा रहा था। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक ऐसा प्रभुत्व झलक रहा था जिससे दूसरों के लिए उसका सम्मान करना असंभव हो गया था।
चू येहान ने सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें महल से बाहर ले जाऊंगा। सू यंगक्सू ने उसे ठंडे दिमाग से टाल दिया। मैं कंसोर जियांग को खोजने जाऊंगी। उसका इलाज करने के बाद वह मेरे जाने का प्रबंध करेगी। महाराज, आपको खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चू येहान ने कहा। हालांकि उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज में गर्मजोशी और सुरक्षात्मक इरादे की झलक थी। चू येहान को साथ लेकर सू यंगक्सू ने साहपूर्वक कंसोर जियांग के महल में प्रवेश किया। कुछ समय तक उसे न देखने के बाद कंसोरर जियांग का रंग रूप काफी हद तक निखर गया था। उसका आकर्षक आकर्षण और भी ज्यादा आकर्षक हो गया था और उसकी नीलम जैसी आंखें चमक उठी थीं। सू यंगक्सू को पर्दे के पीछे आमंत्रित करने के बाद कंसोरर जियांग ने चिंता व्यक्त करते हुए उसकी नब्ज देखने को कहा। मैंने सुना है कि कल फेंगजाओ पैलेस में एक हत्या का प्रयास किया गया था। जीनियस डॉक्टर चू, क्या वह आप थे? यह महारानी ही थी जिन्होंने मुझे महल में घुसने के लिए मजबूर किया और मेरे साथ एक हत्यारे की तरह व्यवहार करने की कोशिश की। सू यंगक्सू ने शांति से उत्तर दिया और उसे हत्यारे के रूप में आरोपित किए जाने का कोई डर नहीं दिखा। पत्नी जियांग ने खुद को दोषी ठहराया। मुझे खेद है, मैंने हर बात पर ध्यान से विचार नहीं किया और महारानी को नाराज कर दिया। अगर महारानी के इरादे दुर्भावनापूर्ण नहीं होते तो वह मुझे क्यों निशाना बनाती? महाराज, महारानी ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं। आपको और भी स्पष्ट होना चाहिए, सू यंगक्सू ने कहा, जिससे कंसोर जियांग की आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। ग्रुप में शामिल होने में रुचि रखने वाले लोग कृपया अपनी क्यू के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। लेखक आपको पाठकों के समूह में जोड़ देगा जहां आप अपडेट का आग्रह कर सकते हैं, स्पॉइलर साझा कर सकते हैं, संबंधित सामग्री पर चर्चा कर सकते हैं और कभी कभी लाल पैकेट उपहार प्राप्त कर सकते हैं। आओ और मजे में शामिल हो जाओ। कंसोर जियांग उन लोगों से नफरत कैसे नहीं कर सकती थी जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया। हालांकि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई मात्र परिवार नहीं था और कोई बच्चे नहीं थे। खुद की रक्षा करना आसान नहीं था, अकेले धर्मी होना तो दूर की बात है। जीनियस डॉक्टर चू, मुझे पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा? कंसोर जियांग की आंखों में तत्परता का भाव था। वह कई सालों से बीमारी से जूझ रही थी और उसकी सहनशक्ति बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसका मानना था कि उसके लिए हर दिन एक तोहफा है, लेकिन अब वह इस वीरानी में रहना नहीं चाहती थी। सू यंगक्सू ने मेडिसिन किंग वैली में उसके लिए तैयार की गई नई दवा निकाली। ये गोलियां नींव को मजबूत करती हैं और जीवन शक्ति का विकास करती हैं। इन्हें डिटॉक्सिफाइंग दवा के साथ लेना चाहिए। महाराज, कृपया चिंता न करें। 1 महीने के भीतर मैं सुनिश्चित करूंगा कि महाराज पूरी तरह से ठीक हो जाएं। 1 महीना? कंसोर जियांग की आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी, साथ ही गहरी नाराजगी भी। वर्षों की यातना सहने के बाद वह इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती थी। हालांकि सू यंगक्सू का सामना करते समय उसे अभी भी कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। जीनियस डॉक्टर चू, इस समय मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी को महल से बाहर भेज सकता हूं। महाराज, कृपया मेरे लिए खुद को परेशान न करें। अभी मुझे बस इतना चाहिए कि महाराज आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सू यंगक्सू ने दवा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कंसोर जियांग उत्सुक हो गया। तुम मेरी वजह से अनजाने में हरम के विवादों में उलझ गए थे। कल तुम लगभग अपनी जान गंवा चुके थे और फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए तैयार हो। जीनियस डॉक्टर चू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझसे क्या शर्त मांगी थी? पत्नी जियांग, जिसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था, मूर्ख नहीं थी। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि सू यंगक्सू के पास कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। वे अजनबी थे, तो सू यंगक्सू उसे ठीक करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगी? सू यंगक्सू का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। महाराज के शरीर में जहर मेरे रिश्तेदार ने विकसित किया था। उसकी मौत का कारण अज्ञात है, इसलिए मैं ये पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं कि किसने महामहिम को जहर दिया और उसने जहर कहां से प्राप्त किया। तो यह इस तरह है। कंसोर जियांग आश्चर्यचकित था, लेकिन कुछ हद तक राहत भी महसूस कर रहा था। उसने सू यंगक्सू का हाथ पकड़ा और एक गंभीर वादा किया, जब तक तुम मुझे ठीक करोगे तुम मेरी जीवन रक्षक रहोगी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं पश्चिमी क्षेत्रों की राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान की शपथ लेती हूँ। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है महाराज। सू यंगक्सू और कंसोर जियांग ने अपने गठबंधन को मजबूत करते हुए हाई फाइव किया। सू यंगक्सू ने फिर कंसोर जियांग के लिए एक और एक्यूपंक्चरोपचार किया। कंसोर जियांग ने खुद उसे महल से बाहर निकाला। मूल रूप से उसका इरादा सू यंगक्सू को सम्राट से मिलवाने और फिर उसे महल से बाहर भेजने का था। हालांकि उसने महल के बाहर किसी को खड़ा देखा। 9वां राजकुमार। पत्नी जियांग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। जियांग लिंग ने तुरंत उसे याद दिलाया, महाराज, जीनियस डॉक्टर चू को 9वें राजकुमार ने व्यक्तिगत रूप से भेजा था।
मैं समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं तुम्हें सम्राट से मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुमने कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पत्नी जियांग ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। उसे अभी भी चुएहान का वह रूप याद है जब उसने उसे कई साल पहले पहली बार देखा था। वह एक शालीन, सुंदर और असाधारण आचरण वाला युवक था। अब उसे फिर से देखकर वह और भी अधिक प्रभुत्व और उग्रता से भर गया, जिससे प्रशंसा जागृत हुई। उसकी नज़र कहीं और चली गई, ठंडी और अनियंत्रित। लेकिन जब वह सु यंगक्सु पर पड़ी तो अनजाने में ही नरम पड़ गई। पत्नी जियांग ने तुरंत सु यंगक्सु को चुएहान की ओर धकेल दिया। 9वें राजकुमार को परेशान करके जीनियस डॉक्टर चू को महल से बाहर निकालो। जीनियस डॉक्टर चू। चुएहान ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और सु यंगक्सु का हाथ दबाया। तो आपको जीनियस डॉक्टर चू कहा जाता है। सु यंगक्सु ने अपने होंठ काटे और निराशा में चुएहान के पैर पर लात मारी, फिर आगे निकल गई और बाहर चली गई। कॉन्सर्ट जियांग ने अपनी आंखों में ईर्ष्या के भाव के साथ उन्हें जाते हुए देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि जीनियस डॉक्टर चू मुझे ठीक करने में सक्षम था और महल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम था। ये पता चला कि उसकी रक्षा करने के लिए कोई है। महाराज, आपकी रक्षा करने के लिए भी कोई है। सम्राट आपकी रक्षा कर रहे हैं, जियांग लिंग ने उसे आश्वस्त किया। कंसोर्ट जियांग के मुंह के कोनों में एक कड़वी मुस्कान उभर आई। सम्राट को मेरी रक्षा करने से क्या फायदा? क्या वह मेरे जहर दिए जाने के कारण की जांच करेगा और मुझसे बदला लेने के लिए महारानी को सजा देगा? महाराज, जीनियस डॉक्टर चू की सहायता से यह मामला असंभव नहीं है। जियांग लिंग ने कंसोर्ट जियांग का समर्थन किया और उन वर्षों में उसने जो पीड़ा सहन की थी उसे याद किया और बहुत व्यथित महसूस किया। पत्नी जियांग की नीलम जैसी आंखें चमक उठीं। ये सचमुच काम कर सकता है। जब तक वह खुद की रक्षा कर सकती थी और अपनी बीमारी का इलाज करा सकती थी, तब तक वह महारानी से बदला क्यों नहीं ले सकती थी? महल से बाहर निकलते समय गाड़ी में सु यंगक्सु ने अपनी बांस की टोपी पहनना जारी रखा, उसे उतारने या चुएहान से बात करने से इनकार कर दिया। चुएहान ने चाहे उसे कैसे भी देखा हो, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह महत्वहीन था। चुएहान की आवाज़ ठंडी थी। मैं राजकुमार के महल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? उसने ही वादा तोड़ा था। उसने उसे मनाने की कोशिश की, फिर भी वह उसके प्रति इतनी दुश्मनी रखती रही। मोक्यू द्वारा लाई गई पुस्तकों का ढेर बकवास के अलावा कुछ नहीं था। अगर उसने यह बात नहीं उठाई होती तो सु यंगक्सु इतनी नाराज नहीं होती। हालांकि जैसे ही उसने इसका जिक्र किया, सु यंगक्सु को अपने राजकुमार के महल में हांग लियान को देखने की याद आ गई। हांग लियान ने मालकिन की तरह उससे कहा कि उसने अभी तक चुएहान का ख्याल नहीं रखा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल बेरहमी से दबा दिया गया हो। गाड़ी के महल से बाहर जाने के बाद सु यंगक्सु ने मुड़कर चुएहान को घूर कर देखा। मैं तुम्हें ढूंढने गई थी, लेकिन जब तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए कोई है तो तुम मुझे भड़काने क्यों आए? मैं सु यंगक्सु ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे किसी और का एहसान खत्म हो जाए। यदि चुएहान अनिर्णायक होता तो वह उससे परेशान नहीं होती। सु यंगक्सु जल्दी से गाड़ी से उतर गई और जीवेई ठीक समय पर दिखाई दी। चुएहान के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह सड़कों पर गायब हो गई थी। चुएहान क्रोध से उबलता हुआ राजकुमार के भवन में लौटा और तुरंत सभी को पूछताछ के लिए बुलाया। मो की कांप उठी। मास्टर, मैंने पूछा था और मिस सु आई थी, लेकिन आपके आने से पहले ही वह चली गई। वह क्यों चली गई? और यह भी कहा कि कोई मेरी सेवा करेगा। मेरी सेवा कौन कर रहा है? चुएहान का गुस्सा बर्फीला था और मोक्वी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। आंगन में मौजूद लोग घुटनों के बल बैठ गए, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें डर था कि इससे चुएहान नाराज हो जाएगा। अगर तुम लोग इस मामले को नहीं समझ सकते तो तुम सब मेरे राजकुमार के महल से बाहर निकल जाओ। चुएहान गुस्से में चिल्लाया, जिससे सभी लोग डर से कांप उठे। बूढ़ी गृहस्वामी बोल पड़ी, महाराज, प्रतिभाशाली डॉक्टर के आने से पहले लेडी होंग लियान भी आई थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे दोनों मिले होंगे। होंग लियान। चुएहान की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उसने डेस्क पर रखी लाल पेन से होंग लियान द्वारा लिखी गई चीजें निकाली और उन्हें देखा। फिर उसे याद आया कि उसने कल सु यंगक्सु के साथ क्या किया था, जिसके कारण आज वह उससे घृणा और गुस्से में थी। चुएहान ने तुरंत मोक्वी पर किताबें फेंक दीं। हांग लियान से कहो कि उसे अब राजकुमार की हवेली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महाराज, होंग लियान का आपके साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। मोक्वी ने अविश्वास से उसे देखा। होंग लियान कई सालों से चुएहान के साथ अच्छे संबंध में थी, फिर भी अब उसे राजकुमार की हवेली में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे फिर से कहूं? चुएहान की आंखों में तूफानी अंधेरा था, मानो एक और नज़र घातक होगी। मोक्यू ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत चुएहान का आदेश देने के लिए सिल्वमून मंडप में चला गया।
चुईहान और प्रतिभाशाली डॉक्टर के बीच अप्रियता के बारे में सुनकर होंग लियान के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में मोहक आकर्षण भर गया। लेकिन मो क्यू का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने उसे बताया कि चुईहान ने उसे राजकुमार की हवेली में प्रवेश करने से मना किया है। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा लगा मानो होंग लियान के दिल में किसी धारदार ब्लेड से छेद हो गया हो। उसने मोकी को पकड़ लिया, उसकी आंखों में घबराहट भर गई। क्या तुमने गलत सुना? महाराज मुझसे नाराज कैसे हो सकते हैं? हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और हमारे बीच इतने अच्छे संबंध हैं। क्या आप नहीं जानते कि महामहिम का व्यक्तित्व कैसा है? आप जानते थे कि प्रतिभाशाली डॉक्टर ऐसी व्यक्ति थी जिसे आप आसानी से छू नहीं सकते थे, फिर भी आपने आसानी से उसके और महामहिम के बीच दरार पैदा कर दी। महामहिम ने एक दूसरे को कई सालों से जानने के कारण पहले से ही आप पर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन एक दूसरे को जानने के ये साल यहीं खत्म होते हैं। मो क्यू ने सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा। होंग लियान की आंखों में निराशा और दिल का दर्द देखकर उसका दिल दुख गया। ऐसा नहीं होगा, महाराज मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, होंग लियान ने रोते हुए कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं। होंग लियान, ज्यादा परेशान मत हो। मो क्वी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उसके चेहरे को छू पाता, उसने उसे जोर से दूर धकेल दिया। अपनी आंखों में दर्द भरी नफरत के साथ होंग लियान ने कहा, यह सब उस प्रतिभाशाली डॉक्टर की गलती है। उसके पास आपकी महारानी से ऐसा करवाने के लिए क्या योग्यता है? उसकी वजह से आपकी महारानी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? वह आपकी महारानी को कब से जानती है? मो क्वी को खतरे का एहसास हुआ और उसने होंग लियान के कंधों को पकड़कर उसे याद दिलाया, तुम्हें प्रतिभाशाली डॉक्टर को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर मास्टर को पता चल गया तो वह तुम्हें कड़ी सजा देंगे। तुम्हें उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जिसे मास्टर बचाना चाहते हैं। मो क्वी की घबराहट से पता चलता था कि चुईहान उस महिला की कितनी परवाह करता था। होंग लियान ने चुपचाप अपनी आंखों में ईर्ष्या को छुपाया और अपने दांत पीस लिए। समझ गया। मो क्वी को अंततः राहत महसूस हुई, लेकिन उसके चले जाने के बाद होंग लियान में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। वह न केवल उस महिला को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसे मरवाना भी चाहती थी। चुईहान के दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। वह एकमात्र महिला थी जो चुईहान के साथ खड़ी थी, केवल वह जो सिल्वर मून मंडप पर शासन करती थी। असाधारण प्रतिभा वाली चुईहान के योग्य थी। जी वेई के साथ क्लिनिक वापस जाते समय सु यंगक्सु चुप रही। जी वेई, जो उसके पीछे थी, एक अस्तित्वहीन व्यक्ति की तरह लग रही थी। सु यंगक्सुए उसकी सांसें भी नहीं सुन पा रही थी, लेकिन जब वह उसे खोजती तो जी वेई तुरंत प्रकट हो जाता। सु यंगक्सु ने एक पल सोचा और अभी भी गुस्से में थी। उसने जी वेई से पूछा, कल रात तुम क्या कर रहे थे? तुम मुझे खोजने वापस क्यों नहीं आए? जी वेई की आवाज़ में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं तुम पर नज़र रख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। तुमने मुझे महल से बाहर क्यों नहीं निकाला? सु यंगक्सु का चेहरा गुस्से से भर गया था। चूंकि वह उस पर नज़र रख रहा था, तो उसने उसे पूरी रात चुईहान के बेडरूम में क्यों रहने दिया? तुमने उसे मना नहीं किया। जी वेई के शब्द छोटे थे, लेकिन उनका आशय बताने के लिए पर्याप्त थे। अगर सु यंगक्सु ने चुईहान को अस्वीकार कर दिया होता, तो वह चाल चलकर उसे मार डालता। भले ही वह चुईहान को मार ना पाता, लेकिन वह सु यंगक्सु को ले जाता। लेकिन उसके दृष्टिकोण से सु यंगक्सु ने चुईहान का विरोध नहीं किया था, इसलिए वह महल में तब तक छिपा रहा जब तक सु यंगक्सु गाड़ी से कूदकर चली नहीं गई। उसके बाद ही वह प्रकट हुआ और उसे ले गया। आप? सु यंगक्सु ने अपने होंठ काटे और कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं स्वेच्छा से चुईहान के साथ रही? वह स्वेच्छा से कैसे रुक सकती थी? वह नहीं रुकी। सु यंगक्सु गुस्से में क्लिनिक लौट आए। उसने 2 दिनों से किसी के घर जाकर बात नहीं की थी, जिससे मैनेजर क्यू को चिंता हुई। वह सु यंगक्सु के लिए चिंता दिखाना चाहता था, लेकिन उसने उसे ठंडे दिमाग से नज़रअंदाज कर दिया। केवल जी वेई ही सु यंगक्सु से संपर्क कर सकते थे। उन्होंने जी वेई से पूछा, छोटे भाई, क्या तुम जानते हो कि मिस नाराज क्यों हैं? नाराज होना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता, जी वेई ने भावशून्यता से उत्तर दिया। तो मिस के लिए एक कटोरा जिनसेंग सूप ले आओ। नहीं। मैनेजर क्यू का माथा पसीने से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी मिस के साथ एक ही पक्ष में हो सकता है, वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। सु यंगक्सु ने खुद को कई दिनों तक बंद रखा। खुद को गुस्सा होने से बचाने के लिए उसने सभी मरीजों की फाइलें व्यवस्थित की, कंसोर्ट जियांग के लिए दवा तैयार की, जी वेई के लिए दवा तैयार की और अपने शेड्यूल को पूरी तरह से भर दिया। खुद को चुईहान के बारे में सोचने के लिए कोई खाली समय नहीं दिया। मेडिसिन किंग वैली के अंदर लिटिल जिनसेंग की मूंछें हवा में लहरा रही थीं। अरे, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बस इसे स्वीकार करो। तुम इतने अजीब क्यों हो रहे हो?
मैंने नहीं किया, सू यंगक्सू ने ठंडे स्वर में कहा। पिछले कुछ दिनों से वह शांत हो गई थी और अब वह जानबूझकर किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचती थी। लेकिन महाराज बहुत सुंदर हैं। छोटा जिनसेंग अपने सुंदरता के प्रति लगाव को छिपा नहीं सका। हजारों वर्षों तक जीवित रहने के बाद उसने अनगिनत लोगों, कुत्तों और घास को देखा था, लेकिन चूयहान उसकी आंखों को सबसे अधिक भाता था। ये दुख की बात होगी अगर सू यंगक्सू को हर दिन उनसे मिलने का मौका न मिले। अगर तुम्हें ये पसंद है तो जाकर खुद देखो। सू यंगक्सू ने दवा तैयार करने के बाद अपनी आंखें खोलीं। उसने दरवाज़ा खोला और आवाज़ लगाई, जी वेई। काले कपड़े पहने एक आदमी तेजी से उसके सामने आया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों के कोने पर गहरे बैंगनी रंग ने उसकी उपस्थिति का खुलासा कर दिया। पूर्णिमा की रात थी और उसका हाव भाव हमेशा की तरह सामान्य लग रहा था, सिवाय उसके पीले होते होठों के, जिसने सू यंगक्सू के संदेह की पुष्टि की। आज रात जहर भड़क जाएगा। ये दवा पी लो और रात को अच्छी तरह आराम करो। जी वेई ने दवा की ओर देखा और कहा, मैं नहीं पी रहा हूँ। क्यों? सू यंगक्सू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी बांह पर उभरी हुई नसें और कालापन स्पष्ट संकेत थे कि जहर असर कर रहा था। वह बहुत पीड़ा सह रहा था। आप बहुत खतरे में हैं, जी वेई ने शांति से कहा। सू यंगक्सू ने दवा का कटोरा जबरदस्ती उसके हाथों में थमा दिया। ये सिर्फ एक रात के लिए है। मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इस दर्द को झेलो। जहर जितना ज्यादा भड़केगा, तुम्हें बचाना मेरे लिए उतना ही मुश्किल होगा। उसके शरीर में जहर बहुत शक्तिशाली था और यदि उसके पास शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल और गहरी आंतरिक शक्ति न होती तो वह पहले ही मर चुका होता। वर्तमान में वह जीवित था और सू यंगक्सू को उसे बचाने के लिए जहर के फैलने की आवृत्ति को कम करना था और धीरे धीरे उसके शरीर को ठीक करना था। जी वेई ने दवा का कटोरा नीचे रख दिया और उसे पीने से इनकार कर दिया। सू यंगक्सू ने फिर से दवा उठाई, लेकिन वह पीछे हट गया। आज रात ये खतरनाक है। तुम इस समय जहर के प्रकोप का सामना कर रहे हो। भले ही मैं खतरे में हूं, तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे। जल्दी से दवा पी लो, सू यंगक्सू ने उससे आग्रह किया। सिल्वर मून पवेलियन के नंबर 1 हत्यारे के रूप में जी वेई आभा के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील था। वह सू यंगक्सू के आसपास के खतरे को भांप सकता था। वह दवा पीकर सो नहीं सकता था, जिससे उसकी रक्षा करने की उसकी क्षमता खत्म हो गई। सू यंगक्सू के पास इतनी गहरी समझ नहीं थी। उसने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जी वेई स्थिर खड़ा रहा। बोलो, करीब आओ, यह एक रहस्य है जिसे केवल हम दोनों ही सुन सकते हैं, सू यंगक्सू ने चंचल स्वर में जी वेई को आंख मारते हुए कहा। जी वेई का मन डगमगा गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी सुंदरता ने उसे चौंका दिया था। सू यंगक्सू ने उसे लुभाना जारी रखा, जल्दी आओ और आओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। जी वेई का चेहरा अनजाने में लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे किया और कुछ कदम सू यंगक्सू की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सू यंगक्सू ने तेजी से उसकी गर्दन में 2 सुइयां चुभो दी और जबरदस्ती उसके मुंह में दवा डाल दी। जी वेई का शरीर तुरंत कमजोर हो गया और उसे दवा उगलने में काफी संघर्ष करना पड़ा। सू यंगक्सू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मैं बचाऊंगा। तुम्हें मेरे सामने मरने की इजाजत नहीं है। यह खतरनाक है। जी वेई ने संघर्ष किया, लेकिन वह सू यंगक्सू द्वारा दी गई दवा के मजबूत प्रभाव का विरोध नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसका शरीर कमजोर हो गया और वह तंद्रा में चला गया। सू यंगक्सू ने उसे बिस्तर पर घसीटा, उसे कंबल से ढक दिया और धीरे से उसके क्षीण चेहरे को थपथपाया। मेरी चिंता मत करो, ये सिर्फ एक रात है। अच्छी तरह से आराम करो। हत्यारे भी इंसान ही होते हैं। तुम्हें अपने मालिक की रक्षा के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। सू यंगक्सू के होंठ मुड़ गए, जिससे एक मीठी मुस्कान प्रकट हुई। जी वेई का दिल धड़क उठा। उसकी मुस्कुराहट ने उसके शरीर में दवा के प्रभाव से संघर्ष करने से उसे रोक दिया और वह तुरंत सो गया। जैसे ही वह सो गया, सू यंगक्सू के दिमाग में लिटिल जिनसेंग की घबराहट ने हमला कर दिया। नहीं, घबराई हुई दाढ़ी ने, तुम मूर्ख हो। उसका अंतर्ज्ञान बिल्कुल सही है। आज रात खतरनाक है। चलो मार्क्विस मैनर में वापस लौटते हैं। मैनर में मौजूद कुलीन सैनिक इसे संभालने में सक्षम होने चाहिए। अगर आज रात उसे जहर का हमला होता है तो उसके पास मेरी रक्षा करने की ताकत नहीं होगी। सू यंगक्सू ने अपना हुड पहना, पिछवाड़े से एक घोड़ा पकड़ा और जल्दी से मार्क्विस मैनर में वापस आ गई। हालांकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस बार दुश्मन और भी ज्यादा क्रूर होगा। उसे मारने के लिए आने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई थी और वे सभी उसकी जान लेने पर आमादा थे। लिटिल जिनसेंग की शक्ति की मदद से सू यंगक्सू ने कुछ समय तक अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति उसके खिलाफ हो गई। भाड़ में जाओ, काले कपड़े पहने हमलावरों का नेता चिल्लाया, हवा में उछलकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया।
हालांकि सू यंगक्सू ने फुर्ती से हमला टाल दिया, लेकिन ब्लेड से उसका हाथ घायल हो गया और घाव हो गया। आउच! लिटिल जिनसेंग ने बचकानी आवाज में कहा, ये दर्द कर रहा है। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? सू यंगक्सू ने दांत पीसते हुए कहा। वह इस बेकाबू आदमी को पीटना चाहती थी। छोटे जिनसेंग ने अपनी मूंछें फुला लीं और सू यंगक्सू की ओर आंखें घुमाते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यह खतरनाक है, फिर भी तुमने उसे मार गिराया। अगर तुम मर भी जाओ तो भी मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। सू यंगक्सू को हमलावरों में से एक ने ठोकर मार दी। ब्लेड को अपनी ओर आते देख वह भाग्यशाली थी कि उसके हाथ में 3 चांदी की सुइयां थीं। यह उसका आखिरी सहारा था। हालांकि इससे पहले कि हमलावरों के ब्लेड उस तक पहुंच पाते, हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया, उनसे टकराया और उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। ये हमलावर दीवारों और जमीन पर गिर पड़े थे और सू यंगक्सू उनकी हड्डियों के टूटने की आवाज सुन सकती थी। अरे, ये तो बहुत प्रभावशाली था, लिटिल जिनसेंग ने मन ही मन विस्मय से भरकर कहा। सू यंगक्सू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, ये प्रभावशाली था, लेकिन ये दुर्जय व्यक्ति कौन था? जब वह पलटी तो उसने एक आदमी को देखा जो शत्रुता की आभा बिखेर रहा था। उसकी शक्ति पहाड़ों को गिराने और स्वर्ग को उल्टने में सक्षम थी। उसके हाथ में किंग फ्रॉस्ट तलवार खून से सना नहीं था, फिर भी उनके सभी दुश्मन गिर गए थे। जब उसकी नजरें उससे मिलीं तो उसकी गहरी और असीम आंखों में कोमलता की झलक थी। सू यंगक्सुए का चेहरा अनायास ही लाल हो गया। काले कपड़े पहने हमलावर आगे बढ़े, लेकिन चुएहान अपनी तलवार लेकर सू यंगक्सू के सामने खड़ा रहा। सू यंगक्सू को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह खून के छींटे और मांस के फटने की आवाज सुन सकती थी, क्योंकि चुएहान की तलवार ने उस पर वार किया था। इन हमलावरों को चीखने का भी मौका नहीं मिला और वे सभी जमीन पर मृत पड़े रहे। चांगोन की सड़कें लाशों से भरी थीं। चुएहान ने अपनी तलवार म्यान में रखी और एक हाथ से सू यंगक्सू को उठाने के लिए मुड़ा। उसका स्वर, जो शुरू से ही कोमल था, ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? सू यंगक्सू ने अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। हालांकि चुएहान की नज़र उसकी बांह पर लगे घाव पर पड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वाह, वह कितना सुंदर है! छोटे जिनसेंग ने सू यंगक्सू के मन में इतनी भावना भर दी कि वह अपना रुमाल काटते हुए रोने के कगार पर पहुंच गई। क्या मैं आपके साथ अपनी जगह बदल सकती हूँ? मैं भी ऐसे खूबसूरत आदमी से गले मिलना चाहती हूँ। छोटी जिनसेंग ने अपनी मासूम और मनमोहक आवाज में विनती की। नहीं, सू यंगक्सू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया। छोटे जिनसेंग को दुख हुआ। सिसकी सिसकी सिसकी, क्या नहीं कर सकते? चुएहान ने सू यंगक्सुए को असमंजस से देखा। सू यंगक्सू ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया। यह कुछ भी नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में उसे नहीं कहने का अधिकार नहीं था। आखिरकार उसी ने उसकी जान बचाई थी। चुएहान ने सू यंगक्सू को वापस उसके कमरे में पहुंचाया। सू यंगक्सू को अचानक अपने चेहरे पर झुनझुनी सी महसूस हुई। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बाकी जिंदगी इस जगह पर नहीं लौटेगी, लेकिन हकीकत ने उसे इतनी तेजी से तमाचा मारा था। तमाचा, चेहरे पर थप्पड़ मारने से चोट लगी। चुएहान उसके घावों पर पट्टी बांधने के लिए दवा का डिब्बा लेकर आया। सू यंगक्सू ने जब उसकी कुशल हरकतें देखीं तो वह उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लगता है कि महाराज ने कई महिलाओं को बचाया है। चुएहान ने अपना सिर नीचे झुका लिया, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। केवल उसकी चुंबकीय आवाज ने उसे जवाब दिया, केवल तुम। महाराज को अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी सेवा करने वाली बहुत सी महिलाएं होंगी। क्या हांगलियान, जिसे उसने उस दिन देखा था, उनमें से एक नहीं थी? चुएहान जैसे आदमी को महिला साथियों की कमी नहीं होगी, है ना? वह राजकुमार के महल में फिर कभी नहीं आएगी, और उसने कभी मेरी सेवा नहीं की है। चुएहान ने प्रत्येक शब्द को जोर देकर कहा। उसे पट्टी बांधने के बाद उसने सू यंगक्सू का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से दबाया। उसकी मजबूत उंगलियां धीरे से उसकी हथेली को सहला रही थीं, मानो उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में किसी चोट की जांच कर रही हों। लेकिन सू यंगक्सू को उसकी हरकतें गुदगुदी भरी लगीं और उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। आज रात के लिए धन्यवाद महाराज, मैं मार्क्विस के मनों में वापस आ जाऊंगी, सू यंगक्सू ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम चल पाती, चुएहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बार जब हम 9वें राजकुमार की हवेली से निकल जाएंगे तो ऐसे लोगों की लगातार भीड़ उमड़ पड़ेगी जो प्रतिभाशाली डॉक्टर को मारना चाहते हैं। मैं इसे खुद संभाल लूंगा महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सू यंगक्सू ने झल्लाकर जवाब दिया। चुएहान दबंग और दुर्जय था। कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर रहना था। चुएहान ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में वापस खींच लिया। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या बात है महाराज, कृपया मुझे जाने दीजिए, सू यंगक्सू ने विरोध किया।
उसे क्या समझाना था। हालांकि चू यिहान ने उसे अध्ययन कक्ष में खींच लिया। उसकी मेज पर ढेर सारी किताबें थीं जो महिलाओं के साथ बातचीत करने और उन्हें खुश करने के तरीकों के बारे में थीं। वहाँ कम से कम 10 किताबें थीं जिनमें से प्रत्येक पर लाल रंग से घेरे हुए सवाल और टिप्पणियाँ थीं। ये स्पष्ट था कि पाठक ने उन्हें गंभीरता से लिया था। सू यंगक्सू हैरान थी। महाराज, क्या आप इन्हें पढ़ते हैं? चू यिहान ने सिर हिलाया। वह हैरान थी। उसने हमेशा यह मान लिया था कि चू यिहान जैसा कोई व्यक्ति या तो स्मारक या गुप्त पत्र पढ़ेगा या जटिल सैन्य ग्रंथों का अध्ययन करेगा। वह इन पुस्तकों को क्यों पढ़ेगा जो भोले भाले युवकों को धोखा देने के लिए बनाई गई थीं? चू यिहान ने जल्दी से उसकी उलझन का जवाब दिया। मैं शुरू में आपको खुश करने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए मैंने हॉन्गलियान से उन हिस्सों को एनोटेट करने के लिए कहा जो मुझे समझ में नहीं आए। लेकिन उसने आपको गलत समझा और जब मैंने उसकी सलाह का पालन किया तो आपको यह अप्रिय लगा। इसीलिए मैंने उसे आदेश दिया कि वह फिर कभी राजकुमार की हवेली में न आए और मैं अब इन किताबों को नहीं पढ़ूंगा। चू यिहान ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय किया और बिना किसी प्रयास के अपने हाथ में रखी एक पुस्तक को तोड़ दिया। उनके चेहरे पर कुछ गंभीरता थी जिसमें क्षमा याचना की झलक भी थी। लेकिन वह स्वाभाविक रूप से माफी मांगने वालों में से नहीं था, इसलिए वह केवल सू यंगक्सू को गहराई से देख सकता था। अचानक सू यंगक्सू को हंसने का मन हुआ। प्रतिष्ठित 9वें राजकुमार को हॉन्गलियान ने धोखा दिया था। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने ये किताबें सिर्फ उसे खुश करने के लिए खोजी थीं, सू यंगक्सू का दिल बैठ गया। उसने उसे गलत समझा था। सू यंगक्सू ने मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया। महाराज, आपने बहुत प्रयास किया है, लेकिन मैं फिर भी राजकुमार की हवेली में नहीं रहूंगी। अगर खबर फैल गई तो यह मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा। मैं पहले मार्क्विस मैनर में वापस जाऊंगी। रुको, तुम राजकुमार के महल में क्यों नहीं रह सकते? अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए रह सकते हो, चू यिहान ने अपनी बंद मुट्ठियों को अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए कहा। उसने सू यंगक्सू को अपने कसकर पकड़े हुए हाथों में घबराहट का कोई निशान नहीं दिखने दिया। हमेशा के लिए रहना, ये तो और भी असंभव है। इसके अलावा न केवल उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, बल्कि इससे चू यिहान की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी। खैर, बस इसके बारे में सोचना थोड़ा घृणित था। सू यंगक्सू ने जाने पर जोर दिया तो चू यिहान अपनी तलवार लेकर उसके पीछे चला गया। सू यंगक्सू ने उस आदमी की ओर तीखी नज़र से देखा और अजीब तरह से अपने मुंह के कोने को खींचा। महाराज, आपका मेरा पीछा करना उचित नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए बाधाओं को दूर कर दूंगा। अगर तुम राजकुमार के महल में रहना चुनती हो तो तुम सुरक्षित रहोगी। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो जाती। चू यिहान के शब्दों ने सू यंगक्सू को गहराई से प्रभावित किया। उसने पाया कि वह वहां रहना चाहती है। सबसे पहले, अगर वह अब मार्क्विस मैनर में लौटती है तो ये ध्यान आकर्षित करेगा और उसकी पहचान उजागर करेगा। दूसरे, वह चू यिहान पर बोझ नहीं डालना चाहती थी और उस पर इतना अधिक कर्ज नहीं लेना चाहती थी कि वह भविष्य में चुका न सके। आज रात आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ महाराज। अगर भविष्य में मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, सू यंगक्सू ने शांति से कहा। रात की हवा में उसके बालों की एक लट लहरा रही थी जो उसके गोरे और नाजुक चेहरे से चिपकी हुई थी, जिससे वह और भी कोमल लग रही थी। चू यिहान ने एक हाथ में अपनी तलवार पकड़ी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया तथा उसे वापस कमरे में ले गया। सू यंगक्सू को बिस्तर पर लिटाया गया। उसने जल्दी से उस आदमी की छाती को सहारा दिया और कहा, महाराज, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपकी सेवा करूंगी। मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं केवल तुम्हारे साथ यह करना चाहता हूँ। चू यिहान की आंखें गहरी थीं, एक मोटी इच्छा से भरी हुई थी जिसने सू यंगक्सू को घृणा की। उसे महल की वह रात याद आ गई जब चू यिहान ने उसका पहला चुंबन लिया था और उसका फायदा उठाया था। चू यिहान, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी जहर दे दूंगी। सू यंगक्सू ने ठंडे स्वर में उसकी गर्दन पर चांदी की सुई दबाते हुए धमकी दी। चू यिहान ने अपनी गर्दन पर लगी सुई पर नजर डाली और टिप्पणी की, तो तुम मेरे बिस्तर पर सोने के बाद भी मुझे जहर देना चाहते हो? सू यंगक्सू के हाथ में सुई कांप रही थी। तुमने मुझे अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा था, उसके साथ सोने की इच्छा के बजाय। चू यिहान पलट गया और उसके बगल में लेट गया। उसकी आवाज़ चुंबकीय और थोड़ी कर्कश थी। मुझे किसी महिला के शरीर को जबरदस्ती लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर तुम्हारा। महल में महाराज ऐसे नहीं थे, सू यंगक्सू ने धर्मी होने का दिखावा करते हुए ठंडे स्वर में उपहास किया। क्या आप इस बात से असंतुष्ट हैं कि मैंने महल में कैसा व्यवहार किया? जब चू यिहान ने अपनी भौं उठाई तो उसकी आंखों में दुष्टता का एक संकेत दिखाई दिया। सू यंगक्सू ने खतरे को भांप लिया और जल्दी से मुड़कर खुद को कंबल से ढक लिया। नहीं, उसने जल्दी से सो जाने का नाटक किया, लेकिन चू यिहान ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं तो मैं पहले तुम्हारा दिल जीतूंगा और फिर तुम्हारे शरीर को। आदेश स्पष्ट होना चाहिए।
वह सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। सु यंगक्सु नींद में सो गई। अपने सपने में वह इस आदमी को तुच्छ समझने में इतनी व्यस्त थी कि वह भूल गई कि उसके बगल में एक इतना खतरनाक व्यक्ति सो रहा है। जब वह जागी तो चुएहान पहले ही उठ चुका था और कमरे में अपनी सुबह की चाय पी रहा था। सु यंगक्सु ने बाहर निकलते समय अपने सिर को रगड़ा। चुएहान ने उसे नहलाने में मदद करने के लिए किसी को भेजा था। जब वह अपना चेहरा धो रही थी तो उसने उससे ये जरूर कहा, तुम्हारे अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं है जो मेरी अंतरंग सेवा करे। खांसी खांसी। सु यंगक्सु का गला पानी से भर गया और उसने अपना चेहरा पोंछते हुए चुएहान को घूर कर देखा। इससे ये साबित नहीं होता कि तुम्हें पहले किसी ने सेवा नहीं दी है। क्या होगा यदि एक या दो छोटी लड़कियां सफल हो जातीं? हॉन लियान का रूप भी असाधारण रूप से आकर्षक था। सु यंगक्सु को विश्वास नहीं हो रहा था कि चुएहान उसकी सुंदरता से मोहित नहीं होगा। चुएहान ने अपना चाय का कप मेज पर जोर से पटक दिया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। बूढ़ा बटलर जो बगल में नौकरों को आदेश दे रहा था बोला, मिस, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महाराज की सेवा कभी किसी महिला ने नहीं की है। हमारे राजकुमार के महल में मिस के अलावा एक मादा मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकती। बूढ़ा बटलर 60 या 70 साल का था। उसने सु यंगक्सु को ईमानदारी से देखा। सु यंगक्सु को लग रहा था कि अगर वह उस पर विश्वास नहीं करती तो वह बूढ़े आदमी के दिल को दुखा देती। ठीक है। सु यंगक्सु ने अपना चेहरा पोंछना समाप्त कर लिया। चुएहान ने उसे अपने पास खींचकर बैठा लिया। चुएहान की तर्जनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसके बालों से टपकती पानी की एक बूंद को पोंछ दिया। उसके चेहरे से निकल रही औषधीय खुशबू को महसूस करते हुए चुएहान अपना सिर नीचे करके उसके बालों की नोक को चूमने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अच्छा नियंत्रण बनाए रखा और उसे चूमा नहीं, लेकिन उसकी तीखी सांसों ने उसे घेर लिया और उसे घेर लिया। सु यंगक्सुए के दिल की धड़कन अचानक रुक गई। बूम 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 बूम। कूदना बंद करो, बहुत शोर है। सु यंगक्सु के मन में लिटिल जिनसिंग ने ईर्ष्या से अपनी आंखें घुमाईं। हुम्फ, मूर्ख, यहां तक कि उसे चूमने के लिए भी चकमा देना पड़ता था। सु यंगक्सु ने दांत पीसते हुए कहा, चुप रहो। जब हम वापस आएंगे तो मैं हिसाब बराबर कर लूंगी। तुमने क्या कहा? हिसाब बराबर करो? चुएहान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए पूछा। बेशक। सु यंगक्सु की आंखें बदल गईं और एक ठंडी रोशनी सामने आई। जिस व्यक्ति ने कल मेरी हत्या करने की कोशिश की वह महारानी के साथ शामिल होना चाहिए। मैं उन्हें कभी भी मेरा पीछा करने की अनुमति नहीं दूंगा। महारानी महल में है और आपके लिए उनसे सीधे निपटना असुविधाजनक है। सबसे अच्छा तरीका महल के बाहर से हमला करना होगा। चुएहान ने अपनी थोड़ी को सहारा दिया और ईमानदारी से सलाह दी। अगर हम महल के बाहर उसकी कमजोरी को निशाना बनाते हैं तो उसका बड़ा बेटा 7वां राजकुमार आदर्श लक्ष्य होगा। सु यंगक्सु ने पलक झपकाए। उसे वापस जाकर जीवेई की हालत देखने की जरूरत थी। अगर वह जाग गया तो वह उसे चू चेंगे को पकड़ने के लिए भेजेगी। मम्मा, मैं तुम्हें कुछ जनशक्ति प्रदान करूंगा। जाओ और जो करना है करो। चुएहान ने सु यंगक्सु के लिए इसे सुविधाजनक बना दिया। सु यंगक्सु की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। महाराज, 7वां राजकुमार आपका भतीजा लगता है। क्या आप इतनी आसानी से उसे छोड़ रहे हैं? चुएहान का चेहरा शांत रहा। मेरे भतीजे का मुझसे क्या लेना देना है? सु यंगक्सु अवाक थी। महामहिम बहुत प्रभावशाली थे। सु यंगक्सु ने सोचा कि जीवेई को आराम करने देना उसके लिए कितना दुर्लभ था। इसलिए उसने उसे थोड़ी देर और सोने देने की योजना बनाई। चुएहान के आदमियों के साथ उसने घर से निकलते ही चुचेंगे को पकड़ लिया और उसे एक सुनसान जीर्ण शीर्ण आंगन में फेंक दिया। चुचेंगे उसके सॉफ्टनिंग टैंडन पाउडर से कमजोर हो गया था और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसने गुस्से से अपने दांत काटे। तुम कौन हो? तुमने मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? सु यंगक्सु, जो काली घूंघट और बांस की टोपी पहने हुए थी, आगे बढ़ी और चुचेंगे को एक लात मारी। चुप हो जाओ। वह शोर मचाने वाले और झगड़ालू पुरुषों से घृणा करती थी, खासकर चुचेंगे। अगर वह अपना मुंह बंद कर ले तो कम से कम उसे देखने के लिए कुछ अच्छा तो मिलेगा। चुचेंगे बचपन से ही घमंडी और घमंडी था। वह उसकी बात कैसे सुन सकता था? वह सु यंगक्सु के पैरों के पास गया और बुदबुदाया, तुम्हें मुझे जल्दी से छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें सुरक्षित छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं निश्चित रूप से सब। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सु यंगक्सु ने उसकी कोहनी के जोड़ पर जोर से पैर पटक दिया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। उसने मासूमियत से पूछा, तुम क्या कहने वाले थे? तुम क्या करोगे? तुमने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? चुचेंगे को इतना दर्द हो रहा था कि उसके माथे की नसें उभर आई थीं। सु यंगक्सु के सिर को नीचे झुकाने और उसके पास आने का फायदा उठाते हुए उसने अपनी जमा ताकत को इकट्ठा किया और अचानक आगे बढ़कर उसका हुर पकड़ लिया।
सू यंगक्सू ने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और घूम गई, जबकि चू चेंगे ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह उसका चेहरा देखने ही वाला था। ये घिनौनी औरत। अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार प्रहार हुआ। सू यंगक्सू का हुड जमीन पर गिर गया और वह बेहोश हो गया। सू यंगक्सू ने जी वेई को चुपचाप उतरते देखा और एक लंबी सांस ली। क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? जी वेई का चेहरा ठंडा और भावहीन था। हाँ, आपका रंग बेहतर लग रहा है। सू यंगक्सू ने उसकी नब्ज जांचने के लिए हाथ बढ़ाया, इस तथ्य से ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए कि उसने उसे नशीला पदार्थ दिया था। जी वेई के उदास चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, लेकिन उसने एक चेतावनी दी जिसमें एक छुपी हुई धमकी थी। अगली बार ऐसा मत करना। सू यंगक्सू ने सतही तौर पर सहमति जताई। ठीक है, मैं अब तुम पर सुइयों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हालांकि उसे अभी भी दवा देनी थी। आपको मुझे बेहोश करने की अनुमति नहीं है, जीवेई ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए गंभीरता से कहा। सू यंगक्सू ने विषय बदलने का प्रयास किया। तुम यहीं रहो और उस पर नजर रखो। मैं मार्क्विस मैनर में जाकर देखूंगी कि मेरी छोटी बहन वापस आ गई है या नहीं। सू यंगक्सुए, जी वेई ने उसे उसके पूरे नाम से पुकारा और उसके स्वर में हत्या के इरादे का संकेत था, जिससे सू यंगक्सुए ने अपने कदम रोक दिए। वह पलटी और उसकी आंखों में बैंगनी रंग की आभा, खून की प्यासी आभा बिखेर रही थी। मैं तुम्हें जीवन भर बचाना चाहता हूं। जब तक वह जीवित था, सू यंगक्सू को उसके सामने कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उस क्षण सू यंगक्सुए को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। भले ही उनका रिश्ता महज एक नियोक्ता कर्मचारी का रिश्ता था और जी वेई एक हत्यारा था जिसे उसने काम पर रखा था, उसकी रक्षा करने की लगातार इच्छा ने उसे धन्यवाद कहने के लिए मजबूर किया। जी वेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि सू यंगक्सू ऐसा कहेगी। उसने ये भी अनुमान नहीं लगाया था कि उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक होगी। सू यंगक्सू ने जी वेई से रुकने और चू चेंगे की रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसके पीछे चलने पर जोर दिया। सू यंगक्सू उसका विरोध नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल चू चेंगे को और अधिक दवा दे सकी, जिससे वह एक दिन और एक रात बिना आंखें खोले सो सके। मार्क्विस मैनर में वापस जाते समय जी वेई ने एक शब्द भी नहीं कहा। सू यंगक्सू ने उसका विश्वास जीतने के लिए उसके साथ और अधिक बातचीत की। भविष्य में अगर उसे नीचे ले जाने और उसे डिटॉक्सिफाई करने का मौका मिला तो वह उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देगी। जब वे अन्य विषयों पर चर्चा करते थे तो जी वेई या तो मौन रहते थे या फिर सरल स्वीकृति देते थे। केवल तभी जब वे सिल्वर मून पवेलियन का जिक्र करते थे तब वे पूरा वाक्य बोलते थे। क्या होंग लियान सिल्वर मून पवेलियन का मालिक है? सू यंगक्सू को वह मनमोहक महिला याद आए और वह खुद को सतर्क महसूस करने से नहीं रोक सकी। जी वेई ने अपने होंठ से कुड़े। आप ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं से आपका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि सिल्वर मून पवेलियन के एक से ज्यादा मालिक हैं? सू यंगक्सू ने अपना सिर झुकाया। जी वेई की आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे, मानो वह उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा हो। हाँ, तो क्या तुम होंग लियान को जानते हो? वह कैसी महिला है? मेरी तुलना में कौन अधिक दुर्जय है? सू यंगक्सू के कोमल चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। आखिरकार उसने उसे होंग लियान से छीन लिया। उसे उसका समर्थन करना चाहिए, है न? जी वेई ने एक शब्द से सू यंगक्सू की कल्पना को चकनाचूर कर दिया। वाह! सू यंगक्सू की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और उसके चेहरे पर खुश नहीं शब्द हल्के से लिखे हुए थे। हालांकि जी वेई लोगों को सांत्वना देने में कुशल नहीं था, फिर भी उसने गंभीरता से समझाया, वह निर्दयी है, लेकिन तुम उससे बेहतर हो। ये सुनकर सू यंगक्सू की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई। ये सच है, आप इतने लंबे समय से सिल्वर मून पवेलियन के प्रति समर्पित हैं, फिर भी वह आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने और उसे ठीक करने में मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वह एक अच्छी गुरु नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास उसकी शक्ति का स्तर न हो, लेकिन जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं वे अच्छी तरह से जीवित रहेंगे। केवल जीवित रहने से ही हमें बोलने का अधिकार है। जीवन के इस दूसरे अवसर में उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि जीवित रहना किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। जी वेई चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। उसके दिल में एक बर्फीला पहाड़ था, लेकिन धीरे धीरे दरारें दिखाई देने लगीं। वह बेवजह सू यंगक्सू के करीब जाना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि उसमें से रोशनी और गर्माहट निकल रही है। मार्क्विस मैनर में सू डिंगहेंग इतना चिंतित था कि वह बहुत पतला हो गया था। जब उसने सू यंगक्सू को वापस आते देखा तो वह सहज रूप से उसकी ओर इशारा करके उसे डांटना चाहता था। हालांकि जब शब्द उसके होठों तक पहुंचे तो उसने खुद को रोका और दूसरा सवाल पूछा। यंगक्सू, क्या तुम्हारा प्रतिभाशाली डॉक्टर महल में आया है? वह अभी तक रुआ को बाहर क्यों नहीं लाया? सू योरू अभी भी घर पर वापस नहीं आई है। सू यंगक्सू ने अपनी बाहें उठाईं, कुछ आश्चर्यचकित महसूस किया।
उसने सोचा कि अगर महारानी ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वह सू योरू के साथ कोई परेशानी नहीं करती। आखिरकार सू योरू सू डिंगहेंग की प्यारी बेटी और चू चेंगे की प्रेरणा थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने महारानी की निर्दयता को कम करके आंका था। सू डिंगहेंग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसकी झुर्रियां गहरी हो गई थीं। बेशक वह वापस नहीं आई है। मैंने तुम्हें खोजने के लिए किसी को क्लिनिक भेजा था, लेकिन तुम वहां भी नहीं थे। रुआ तुम्हारी इकलौती बहन है और तुम्हारी वजह से उसे महारानी ने हिरासत में लिया था। तुम उसे छोड़ नहीं सकते और उसे सुरक्षित वापस लाना होगा। सू यंगक्सू के दिल में उदासी छा गई और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। पिताजी, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भी सू योरू की इकलौती बहन हूं? अगर मैं आज महारानी के महल में फंसी होती तो क्या आप उससे भी इसी तरह बात करते? तुम महारानी के महल में कैसे पहुंच गए? क्या ये सब तुम्हारी उस प्रतिभाशाली डॉक्टर की वजह से नहीं है? उसने जानबूझकर महारानी को उकसाया। सू डिंगहिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और उसकी आंखें दोष से भर गईं। यदि सू योरू को अभी भी उसकी मदद की जरूरत न होती तो वह सू यंगक्सू को दंडित कर देता। पिताजी, आप ये क्यों नहीं पूछते कि सू योरू ने कंसोर्ट जियांग के इलाज के लिए मेरे प्रतिभाशाली डॉक्टर की सिफारिश क्यों की? मेरा क्लिनिक नष्ट हो गया तो किसने इसे संभाला? क्या यह आप थे या उसकी मां, जिसे उसके दादा ने घर में घुसने की अनुमति नहीं दी थी? सू यंगक्सू की बर्फीली आंखों ने एक तीखी धार दिखाई जो सू डिंगहेंग के छिपे हुए विचारों को चीरती हुई निकल गई। सू डिंगहेंग क्रोधित हो गया और चिल्लाया, सू यंगक्सू, तुमने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं मांग करता हूं कि तुम तुरंत प्रतिभाशाली डॉक्टर को महल में लाओ और उसे रुआ के साथ बदल दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार्क्विस मैनर से निकाल दूंगा। क्या ऐसा है? सू यंगक्सुए की शक्तिशाली निगाह ने सू डिंगहेंग को चौंका दिया। उसकी तीक्ष्णता अत्यधिक प्रबल थी और उसके पिता होने के नाते वह उसे नियंत्रित करने में स्वयं को असमर्थ पाते थे। पिताजी, सू योरू वापस आती है या नहीं, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। भले ही वह महारानी के महल में मर जाए, मैं उसका शरीर नहीं लूंगा। जहां तक आपके अन्य इरादों की बात है तो बेहतर होगा कि आप उन्हें दूर रखें, वरना अगली बार ये महल में किसी के फंसने जैसा आसान नहीं होगा। सू यंगक्सुए ने ये कहा और जाने के लिए मुड़ी। तुम अपनी माँ की तरह ही हो, तुम मुझसे ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम कोमल और गुणी नहीं हो तो जीने का क्या फायदा? तुम मर ही जाओ। सू डिंगहेंग का दिल चिंता और गुस्से से भर गया जब उसने उसे दूर जाते देखा, उसकी लाल पोशाक और वीरतापूर्ण उपस्थिति। सू यंगक्सू के जाने के बाद सू डिंगहेंग ने अपने कपड़े बदले और महल में चला गया। फेंगजाओ पैलेस के अंदर सू डिंगहेंग ने उनका सम्मान किया और जब सू योरू ने उन्हें देखा तो वह मुस्कुराते हुए समझ गई, कैरेट, पिताजी, आप चिंतित थे। मैं महारानी के साथ हूं और वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। सू डिंगहिंग ने राहत के साथ अपना हाथ थपथपाया और सम्मानपूर्वक महारानी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद, महारानी। मार्क्विस सू, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जो चाहती हूँ वह तुम्हारा आभार नहीं है। महारानी ने अपने सजे धजे हाथों में कीमती कवच पहना हुआ था और उसे महोगनी की मेज पर हल्के से सरकाया, जिससे एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। सू डिंगहिंग ने अपना सिर नीचे किया। आश्वस्त रहें, महाराज, मैंने अपनी विद्रोही बेटी को पहले ही चेतावनी दे दी है कि वह प्रतिभाशाली डॉक्टर को सौंप दे, अन्यथा मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। मुझे आशा है कि आपकी विद्रोही बेटी आज्ञाकारी होगी, महारानी ने कवच को सहलाते हुए कहा, उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। यदि सू यंगक्सुए प्रतिभाशाली डॉक्टर से अलग होने का दुख सहन नहीं कर सकती थी तो सू यंगक्सुए को अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महारानी, बुरी खबर है, 7वां राजकुमार गायब है। महल के बाहर किसी ने तत्काल सूचना दी। तुमने क्या कहा? महारानी की आंखें क्रोध से फैल गईं। सू योरू और सू डिंगहेंग के दिल की धड़कन रुक गई। सू डिंगहेंग सख्त चेहरे के साथ मार्क्विस के मनों में वापस आया। जब उसने सू यंगक्सू को आंगन में आराम से बैठे देखा तो वह तुरंत अंदर गया और पूछा, सू यंगक्सू, तुम अपनी बहन के बदले में उस प्रतिभाशाली डॉक्टर को महल में क्यों नहीं लाए? अगर महल में रुआ को कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? सू यंगक्सू ने एक बेसिन की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित किया और जड़ी बूटियां लगाईं जो उसने अभी अभी मेडिसिन किंग घाटी से खोदी थीं। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? वह तुम्हारी बहन है। ओह, सू यंगक्सू की अभिव्यक्ति उदासीन रही। मार्क्विस, ये फूलों की पंखुड़ियों वाली चाय है, कृपया इसे चखें। जीलान ने अचानक उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। सू डिंगहिंग ने चाय की खुशबूदार खुशबू को सूंघा और भी क्रोधित हो गया। अब चाय क्यों पीनी है? सू यंगक्सू, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे क्लिनिक के उस प्रतिभाशाली डॉक्टर को जल्द से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। अन्यथा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारे पिता बेटी के रिश्ते की अवहेलना करने के लिए मुझे दोष मत देना। सू यंगक्सू ने उसे अनदेखा किया और झीलन की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम समझदार हो गए हो। ये सब मिस के प्रभाव के कारण है।
मार्क्विस इस समय गुस्से में है, इसलिए वह चाय का आनंद कैसे ले सकता है। मैंने सबसे अच्छी चाय की पत्तियों और सूखे फूलों का इस्तेमाल किया है जो मिस वू ने अभी भेजे हैं। खुशबू मनमोहक है। अगर मार्क्विस इसे सूंघता है तो वह और भी अधिक क्रोधित हो सकता है और वहां से चले जाना चाहेगा। जीलान ने चालाकी से अपनी आंखें झपकाईं और चाय सू यंगक्सू के सामने रख दी। सू यंगक्सू ने जड़ी बूटियां बोना समाप्त कर दिया और उन्हें एक तरफ रख दिया। उसने चाय का स्वाद चखा और वह वास्तव में अच्छी थी। उसे वू जिन्यान की याद आई। क्या बहन जिन्यान ने भाई को कोई उपहार भेजा है? उसने पहले ही आपको एक उपहार भेजा है। वह सबसे बड़े युवा मास्टर के बारे में कैसे भूल सकती है? लेकिन सबसे बड़े युवा मास्टर सैन्य मामलों में व्यस्त हैं और शायद ही कभी निवास पर लौटते हैं। शुयान सैन्य शिविर में उपहार लाया। सबसे बड़े युवा मास्टर को जब वे उपहार मिलेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। जीलान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कुछ उपहार तैयार करो। अगली बार जब सिस्टर जिन्यान कुछ भेजे तो उसका एहसान चुकाना और उसे मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करने के लिए कहना। सू यंगक्सू ने निर्देश दिया। वो परिवार में वू जिन्यान की कठिन परिस्थिति के बारे में सोचकर वह उसके लिए दुख महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। कुछ दिनों में जब वह मौजूदा मामलों को सुलझा लेगी तो वह वू जिन्यान की मदद करेगी। झिलन ने सिर हिलाया और कहा, मिस ने पहले मुझे मिस वू को एक बिल्ली का घोंसला लौटाने के निर्देश दिए थे, साथ ही कुछ टॉनिक और गहने भी। हालांकि आज सूखे फूल देने वाला व्यक्ति मिस वू नहीं बल्कि फूफेंग सेंटर की एक बुजुर्ग महिला थी। उसने कहा कि मिस वू नहीं आ सकती और मैनेजर क्यू के अनुसार मिस वू कई दिनों से क्लिनिक नहीं गई हैं। उसने यह बात सहजता से कही, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सू यंगक्सू को कुछ गड़बड़ का पता चल जाएगा। बहन जिन्यान कभी भी काम में ढिलाई नहीं बरतती। वह हमेशा मेहनती रही है। अगर वह कई दिनों से क्लिनिक नहीं गई है तो क्या उसके घर पर कुछ हुआ होगा? सू यंगक्सू खड़ी हो गई और वो परिवार के पास जाकर जांच करने का इरादा किया। दरवाजे के बाहर मैनेजर क्यू दौड़कर आया। मिस, महल से लोग आ गए हैं। उन्होंने हमारे क्लिनिक को सील कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे 7वें राजकुमार की तलाश कर रहे हैं। सू यंगक्सू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसके पास मैनेजर क्यू के साथ क्लिनिक तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। क्लिनिक में फिर से कुछ हुआ था और आसपास बहुत से लोग ये सब देख रहे थे। शोरगुल सुनकर लियांग जिन भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। जब उसने सू यंगक्सू को देखा तो उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप इस क्लिनिक की मालिक हैं? अपनी कम उम्र और पिछली प्रतिष्ठा के बावजूद सू यंगक्सू लियांग जिन का सामना करते समय विनम्र बनी रही। सू यंगजू ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सू यंगक्सू हूँ। आपका स्वागत है, लॉर्ड लियांग। सू यंगक्सू ने काला घूंघट पहने बिना भी लियांग जिन के प्रति शिष्टाचार बनाए रखा। लियांग जिन को सू यंगक्सू पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जाने से पहले उनकी मैडम ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे प्रतिभाशाली डॉक्टर को कोई नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए उसने शाही रक्षकों का नेतृत्व कर रहे हिजड़े की ओर देखा। सर, मुझे डर है कि आपके लिए इस तरह से व्यवहार करना उचित नहीं है। अगर कोई समस्या है तो मुझे आपकी ओर से इसे संभालने दें। 02 मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास बेकार चमत्कारी डॉक्टर पत्नी को राजकुमार ने बिगाड़ दिया है। अध्याय 62 चू चेंगए को नहीं ढूंढा जा सका। बेकार चमत्कारी डॉक्टर पत्नी को राजकुमार ने बिगाड़ दिया है। सी 62 चू चेंगए नहीं मिल सका। अध्याय 62 चू चेंगए को नहीं ढूंढा जा सका। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। ग्रैंड यूनुच लियुफू महल में एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो महारानी का विश्वासपात्र था और उसके पास महत्वपूर्ण अधिकार थे। उसने अपने हाथ में पीले कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ रखा था। यह महारानी का एक आदेश है जिसमें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को खोजने के लिए इस चिकित्सा कक्ष की तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। लॉर्ड लियांग, क्या आप इस आदेश की अवहेलना करने का इरादा रखते हैं? मेरी हिम्मत नहीं है, लियांग जिन ने जब आदेश देखा तो आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा। अपनी आंखों में माफी के भाव के साथ उसने सू यंगक्सू की ओर देखा। कोई भी महारानी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। सू यंगक्सू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं लॉर्ड लियांग। ये प्रतिभाशाली डॉक्टर हर दिन क्लिनिक नहीं आता। ये सुनकर लियांग जिन को राहत महसूस हुई। उसे वापस लौटने पर अपनी मैडम को स्थिति समझाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लियुफू ने शाही गार्ड के साथ मिलकर मेडिकल हॉल की अंदर बाहर दवा कैबिनेट सहित पूरी तरह से तलाशी ली। हालांकि उन्हें चू चेंगे का एक भी निशान नहीं मिला। लियुफू उत्सुकता से बाहर आया और सू यंगक्सू की ओर इशारा किया। तुम्हारी प्रतिभाशाली डॉक्टर कहाँ है? क्या तुमने उसे छिपा दिया? जल्दी से उसे बाहर निकालो। हम महारानी के आदेश की तलाश कर रहे हैं और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सू यंगक्सू ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। जीनियस डॉक्टर काफी गुस्सैल स्वभाव की है और हर दिन क्लिनिक में काम नहीं करती। वह शायद आराम कर रही होगी या किसी खास राजा के घर जा रही होगी।
ऐसी स्थिति में तुम्हारा प्रतिभाशाली डॉक्टर अब कहाँ रहता है? मुझे बताओ। लियूफू की आवाज़ और भी तीखी हो गई, जो दीवार से टकरा रहे पत्थर जैसी लग रही थी। प्रतिभाशाली डॉक्टर का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, तो फिर वह इस समय किस महाराज के घर गई हुई है? बोलो। मुझे भी नहीं पता। प्रतिभाशाली डॉक्टर काफी सनकी है। आप जियांगडू शहर में हर राजा के निवास की तलाशी क्यों नहीं लेते? सू यंगक्सू ने विनम्रतापूर्वक सुझाव दिया। लियूफू उसकी बातों से क्रोधित हो गया। तुम बस इंतजार करो। उसके पास जियांगडू शहर में हर राजा के निवास की तलाशी लेने का समय या साहस नहीं था। वह शाही रक्षकों के साथ चला गया और केवल घर घर जाकर चू चेंगे की खोज कर सका। हालांकि पूरे दिन की खोज के बाद भी उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला। लियूफू सावधानी से महल में लौटा और महारानी के सामने घुटने टेक दिए। महारानी, मैं बेकार हूँ। मैं 7वें राजकुमार को नहीं ढूंढ सका, लेकिन महामहिम एक असाधारण व्यक्ति हैं और वे निश्चित रूप से सुरक्षित होंगे। बेकार? तुम सबको रखने का मेरा क्या उद्देश्य है? अगर मेरी ये को कुछ हो गया? प्रतिभाशाली डॉक्टर टोंगचांग मेडिकल सेंटर, मैं उन सभी को मरवाना चाहती हूँ। महारानी की आंखें तीव्र क्रोध से भरकर लाल हो गईं। चूप नाम वाला वह प्रतिभाशाली डॉक्टर उसका प्रतिद्वंद्वी था, जिससे इतने वर्षों में उसका कभी सामना नहीं हुआ था। वह कई मौकों पर उससे निपटने में असफल रही थी और अब तो वह चू चेंगे को भी खो चुकी थी। हालांकि वह खुले तौर पर चू चेंगे की तलाश नहीं कर सकती थी। अगर सम्राट को पता चला कि चू चेंगे प्रतिभाशाली डॉक्टर के खिलाफ उसके कामों की वजह से लापता हुई है, तो निश्चित रूप से उनके बीच गर्मागर्म बहस होगी। इसके अलावा सम्राट के दिल में चू चेंगे की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। लेकिन अगर उसने चू चेंगे की खोज नहीं की, तो क्या होगा अगर उस विक्षिप्त प्रतिभाशाली डॉक्टर ने उसके साथ कुछ कर दिया? हाँ, मेरे बेटे को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना चाहिए। जाओ और सू योरू को मेरे पास लाओ। महारानी ने दांत पीसते हुए मेज पटक दी। सू योरू को जल्दी से महारानी के सामने लाया गया। उसके सामने घुटने टेकते हुए उसने महारानी के भारी गुस्से को महसूस किया और अपने दिल में चिंता को रोक नहीं पाए। सू योरू, तुम बेकार व्यक्ति हो। ये कैसा विचार था? तुम्हारी बड़ी बहन आसानी से नहीं डरती और अब तो मेरा ये भी गायब हो गया है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगी। महारानी ने अपने पास रखा चाय का प्याला उठाया और सू योरू पर फेंक दिया। सू योरू ने बचने की हिम्मत नहीं की और चाय का प्याला उसके माथे पर लगा, जिससे खून बहने लगा और उसकी शुद्ध सफ़ेद पोशाक पर दाग लग गया। सू योरू का नाजुक शरीर कांप उठा। अगर महाराज को कुछ हो गया तो मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। लेकिन महाराज, राउर का मानना है कि भले ही मेरी बहन दुस्साहसी हो, लेकिन वह महाराज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। जहां तक उस प्रतिभाशाली डॉक्टर की बात है, मेरे पास उसे फिर से महल में वापस लाने का एक तरीका है। जब ऐसा होगा तो महाराज को उसे सम्राट के सामने नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज ने भौहें सिकुड़ी। आपके पास और क्या तरीके हैं? सू योरू खड़ी हुई और महाराज के सामने चली गई। उसके नाजुक चेहरे पर एक भयावह भाव था। महाराज इतने सालों से कंसोर्ट जियांग से सावधान रहे हैं। वह महाराज के रास्ते में बाधा है। उससे छुटकारा पाने के लिए इस प्रतिभाशाली डॉक्टर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? महाराज की आंखें सिकुड़ गईं। उसे हटाओ। कई साल पहले कंसोर्ट जियांग को तरजीह दी गई थी। पश्चिमी क्षेत्रों की राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान के कारण वह दोनों देशों के बीच की दोस्ती को नष्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने केवल उसे एक धीमी गति से काम करने वाला जहर दिया और उसे पीड़ा दी। और अब वहां एक नया प्रतिभाशाली डॉक्टर था जो संभवतः उसका इलाज कर सकता था। महारानी की आंखें द्वेष से चमक उठीं और उनका तीखा कवच मेज को चीरता हुआ निकल गया। अब इस बाधा से छुटकारा पाने का समय आ गया है। पत्नी जियांग के महल में जियांग लिंग सू यंगक्सू के निर्देशों का पालन कर रहा था और किसी और पर निर्भर हुए बिना खुद ही कंसोर्ट जियांग के लिए दवा तैयार कर रहा था। नतीजतन कंसोर्ट जियांग की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। इस समय जब वह दवा उबाल रही थी तो नपुंसक किन चिंतित भाव के साथ उसके सामने चहलकदमी करते हुए आया। जियांग लिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और पूछा, हिजड़े किन, क्या हुआ? तुम महाराज के साथ क्यों नहीं हो? नपुंसक किन ने चिंता में अपना पैर पटका। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बात सुनी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि महाराज से मार्गदर्शन कैसे मांगूं। किस जरूरी काम ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? जियांग लिंग भी घबरा गया। मैंने सुना है कि महल के बाहर कुछ हुआ है। हमारी महारानी का इलाज करने वाला प्रतिभाशाली डॉक्टर अचानक गायब हो गया है और उन्होंने टोंगचांग मेडिकल सेंटर को सील कर दिया है। आपकी महारानी की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए अगर यह प्रतिभाशाली डॉक्टर गायब हो गया तो आपकी महारानी का क्या होगा? नपुंसक किन का चेहरा चिंता से भर गया। क्या? जियांग लिंग इतनी चौंक गई कि उसने दवा का जार लगभग पलट दिया। नपुंसक किन को उठाने में मदद करते समय उसने गलती से अपना हाथ जला लिया। ऐसा नहीं हो सकता। जीनियस डॉक्टर को किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना चाहिए।
अन्यथा महाराज की हालत में सुधार नहीं होगा। मैं तुरंत महाराज को इसकी सूचना दूंगा। जियांग लिंग ने जल्दी से दवा का जार उठाया, लेकिन उसे जीनियस डॉक्टर के निर्देश याद आ गए और उसने जल्दी से दवा का जार उठा लिया। हिजड़ेकिन ने उसे रोका। तुम क्या कर रही हो? दवा अभी तैयार नहीं हुई है। जियांग लिंग परेशान दिख रहा था, लेकिन प्रतिभाशाली डॉक्टर ने निर्देश दिया था कि मुझे खुद ही आपके लिए दवा बनानी होगी। किसी और को इसे छूना नहीं चाहिए। आह, तुम मूर्ख लड़की हो। क्या प्रतिभाशाली डॉक्टर की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये दवा का जार? मैं यहाँ पर नजर रखूंगा। तुम जल्दी करो और महाराज को रिपोर्ट करो। ओह, और सुनिश्चित करो कि महाराज सम्राट को प्रतिभाशाली डॉक्टर को खोजने के लिए कहें। नपुंसक ने जियांग लिंग से दवा का जार लिया और उसे एक छोटे से स्टोव पर रख दिया। उसने उस पर अपना हाथ लहराया। जल्दी जाओ, मैं इस पर नजर रखूंगा। चिंता मत करो। जियांग लिंग ने उस पर भरोसा किया और तुरंत पत्नी जियांग के कक्ष में जाकर उसे स्थिति से अवगत कराया। पत्नी जियांग को सु यंगक्सू की चिंता हुई और वह तुरंत सम्राट के पास गई। सम्राट को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई और उसने तुरंत मुख्य शाही रक्षक लैनलिंग को सु यंगक्सू की खोज करने के लिए भेज दिया। वह कॉन्सर्ट जियांग के साथ महल में वापस आया और उसे आश्वस्त किया कि उसे चिंता न करनी चाहिए। जब जियांग की पत्नी महल में लौटी तो जियांग लिंग ने दवा तैयार कर ली। वह उसे जियांग की पत्नी के पास ले आए। सम्राट चू मिंग्युआन ने दवा का कटोरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। यद्यपि वह मध्य आयु में थे, फिर भी उनकी पूर्व शान के निशान अभी भी देखे जा सकते थे। अब वह दवा का कटोरा पकड़े हुए था और पत्नी जियांग को प्यार से देख रहा था। आओ जियांगर। पत्नी जियांग की नीलम जैसी आंखें चमक उठी, इस आदमी के प्रति प्रशंसा से भरी हुई। ये सोचकर कि कैसे वह इतने वर्षों तक बिस्तर पर पड़ी रही और कैसे उसने कभी उसका तिरस्कार नहीं किया, उसका हृदय गर्मजोशी से भर गया। चू मिंग्युआन ने कॉन्सर्ट जियांग को दवा खिलाना समाप्त करने के बाद अध्ययन कक्ष में वापस जाना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह महल के द्वार से बाहर निकल पाता, उसने अपने पीछे किसी को चिल्लाते हुए सुना, महाराज। महामहिम, क्या हुआ? चू मिंग्युआन जल्दी से घूमा और कंसोर जियांग के घूंघट में वापस आ गया, केवल उसे खून खांसते हुए देखने के लिए। पत्नी जियांग ने सम्राट का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में अनिच्छा के भाव थे। महाराज। जियांग सु यंगक्सू मेडिसिन किंग घाटी में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, कंसोर जियांग और जी वेई के लिए दवा तैयार कर रही थी। लिटिल जिनसिंग उसके कान में चिल्ला रहा था, तुम दूसरों को बचाने में इतनी अच्छी हो, तुम उस व्यक्ति को क्यों नहीं बचाती जिसे तुम पसंद करती हो? भले ही वे पुराने घावों की गंध ले जाते हों, लेकिन तुमने उन्हें कोई दवा नहीं दी है। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारी मूंछें खींच लूंगी। उसे कौन पसंद करता है? सु यंगक्सू ने अपनी आंखें घुमाईं। मेरी मूंछें मरे हुओं को भी जिंदा कर सकती हैं, इसलिए ऐसा मत कहो। विषय पर वापस आते हैं, क्या आपको 9वां राजकुमार पसंद नहीं है? फिर आपने इतनी सारी रक्त का थक्का जमाने वाली घास और 7 सितारा कमल क्यों इकट्ठा किए? छोटे जिनसेंग की नज़र उन जड़ी बूटियों पर पड़ी जो सु यंगक्सू ने गुप्त रूप से इकट्ठा की थीं। सु यंगक्सू ने ठंडी सांस ली और जड़ी बूटियों को अपने आलिंगन में समेट लिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके शरीर के अंदर मौजूद लिटिल जिनसेंग की यही बुरी बात थी। वह उसकी हर हरकत को जानता था और उसके विचारों को भी देख सकता था, जिससे उसे कोई गोपनीयता नहीं मिलती थी। इसके पहले के दावे के बारे में कि इसकी मूंछें मृतकों को जीवित कर सकती हैं, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दवा के 3 सेट सावधानीपूर्वक तैयार करने के बाद सु यंगक्सू चुएहान को उसकी दवा का हिस्सा देने का अवसर ढूंढने ही वाली थी कि तभी नीचे जोरदार हंगामा शुरू हो गया। मैनेजर क्यू दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसने कहा, मिस, महल से मुख्य शाही रक्षक प्रतिभाशाली डॉक्टर को कंसोर जियांग महामहिम से मिलने के लिए महल में आमंत्रित करने आए हैं। सु यंगक्सू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कंसोर जियांग ने उसे इतनी जल्दी महल में क्यों बुलाया? क्या उसकी हालत खराब हो गई थी या उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या थी? उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और हुड पहन लिया और फिर निचली मंजिल पर उतर गई। उसने वू जिन्यान से राजकुमार के भवन में दवा पहुंचाने का इरादा किया, लेकिन ये देखकर कि वह दवा कैबिनेट में काम नहीं कर रही थी, उसने दवा मैनेजर क्यू को सौंप दी। इस दवा को 9वें राजकुमार के भवन तक पहुंचा दो। मैनेजर क्यू ने पहले कभी यह काम नहीं किया था और उन्होंने इसे सावधानी से लिया। मिस, निश्चिंत रहें, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से पूरा करूंगा। सु यंगक्सू ने सिर हिलाया और मेडिकल हॉल से बाहर चली गई। वह लैनलिंग के साथ गाड़ी में सवार हो गई। चू मिंग्युआन की कई सालों तक सेवा करने के बाद लैनलिंग को पता था कि कंसोर जियांग उसकी सबसे प्रिय महिला थी, इसलिए उसने सु यंगक्सू के साथ विशेष सम्मान से पेश आया। सु यंगक्सू ने उनसे बातचीत करते हुए पूछा, पत्नी जियांग ने वह दवा खत्म नहीं की है जो मैंने उसे दी थी, और महाराज ने अचानक मुझे महल में बुलाया है। क्या उसका शरीर फिर से अस्वस्थ महसूस कर रहा है? वह मुझसे मिलना चाहती है। सु यंगक्सू को कुछ आशंका हुई।
चुचेंगे को अपने सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए कंसोर जियांग को पता था कि सुयंगक्सु ने विवेकपूर्ण तरीके से काम किया है और वह उसे तब तक नहीं बुलाएगी जब तक कि महल में कुछ घटित न हो जाए या कंसोर जियांग को महल के बाहर किसी घटना के बारे में पता न चल जाए। सुयंगक्सु का दिल भारी हो गया जब वह लैनलिंग के पीछे कंसोर जियांग के महल तक गई। सुयंगक्सु को एक बुद्धिमान और उत्साही सुंदरी के रूप में देखा जाता था और महल में हमेशा हल्का फुल्का माहौल रहता था। हालांकि जैसे ही सुयंगक्सु ने प्रवेश किया उसे एक असाधारण भारीपन का एहसास हुआ। मुख्य हॉल में चू मिंगयुआन उदास भाव से बैठा था। इससे पहले कि सुयंगक्सु घुटने टेक कर उसे सम्मान दे पाती, उसने गुस्से में अपना हाथ हिलाया। लैनलिंग, उसे पकड़ो और वहीं मार डालो। लैनलिंग एक पल के लिए झिझकी, लेकिन चू मिंगयुआन ने मेज पर जोर से पटक दिया और चिल्लाया, तुम वहां क्यों खड़े हो? उसे मार डालो। ये चोर जिसने जियांग एर को मार डाला। लैनलिंग ने स्थिति को समझा और तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसे सुयंगक्सु की ओर घुमाया। हालांकि सुयंगक्सु ने और भी तेजी से प्रतिक्रिया की और कुशलता से उसके हमले को टाल दिया। उसने तर्क दिया, सम्राट, मैंने कंसोर जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी हालत पहले से ही सुधर रही थी। वह कैसे मर सकती है? क्या सुधार हुआ? जियांग एर में कोई सुधार नहीं हुआ, वह मर चुकी है। चू मिंगयुआन की आंखें लाल हो गईं। अभी जियांग एर मेरी बाहों में बेजान पड़ी थी। उसने मुझसे तुम्हें दोष न देने के लिए भी कहा था, लेकिन वह मर गई क्योंकि उसने तुम्हारी दवा पी ली थी। उसे इस प्रतिभाशाली डॉक्टर को मौका देने का बहुत पछतावा हुआ। शुरू में दरबारी चिकित्सकों ने कहा कि जियांगर 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी, लेकिन वह कम से कम 1 साल उसके साथ बिता सकती थी। उसके साथ बिताया गया हर दिन अनमोल था, लेकिन अब वह मर चुकी थी। लेकिन सम्राट, कृपया मुझे कंसोर जियांग को देखने की अनुमति दें। शायद उसे बचाने का अभी भी एक मौका है। सुयंगक्सु को विश्वास नहीं हो रहा था कि कंसोर जियांग की ऐसे ही मृत्यु हो गई थी। सम्राट, कंसोर जियांग पहले ही मर चुकी है। शाही चिकित्सक ने भी पुष्टि की है कि वह सांस नहीं ले रही है। शायद वह दुश्मन की जासूस थी और उसे तुरंत मार दिया जाना चाहिए। महारानी ने तीखी आवाज में कहा, तुम सही हो, तुमने जियांग र की मौत का कारण बना। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। लैनलिंग, उसे अभी मार डालो। चू मिंगयुआन की आंखें लाल थीं और घृणा से भरी हुई थीं। पत्नी जियांग की मृत्यु के साथ ही उसका चेहरा बूढ़ा हो गया था। लैनलिंग की मार्शल आर्ट बहुत अच्छी थी, इसलिए सुयंगक्सु स्वाभाविक रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने फिर भी हठपूर्वक विरोध किया, सम्राट, मुझे कंसोर जियांग को देखने दो। उसके पास अभी भी बचने का मौका है। क्या आप नहीं चाहते कि वह जीवित रहे? मैं आशा कैसे न करूं? चू मिंगयुआन दहाड़ा। जब जियांग एर की मृत्यु हुई तो वह निराशा से भर गया। चूंकि आप चाहते हैं तो मुझे कॉन्सर्ट जियांग से मिलने दीजिए। वह 1 दिन से ज्यादा समय से मेरी दवा ले रही है। आज अचानक कुछ ऐसा क्यों हुआ? लगता है कुछ संदिग्ध चल रहा है। क्या आप मामले की जांच नहीं करना चाहते? सुयंगक्सु की आंखों की ठंडक महारानी पर छा गई। महारानी ने उसे ईमानदारी से देखा। पत्नी जियांग मर चुकी है और शाही चिकित्सकों ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की है। क्या आपको लगता है कि महल में शाही चिकित्सक सभी बेकार हैं और यह भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मरा है या जीवित है? महारानी, आप इतनी निश्चित क्यों हैं कि पत्नी जियांग मर चुकी है? क्या यही आप चाहती थीं? सुयंगक्सु की आवाज ठंडी थी। काले घूंघट के माध्यम से भी महारानी सुयंगक्सु की आंखों में तीक्ष्णता महसूस कर सकती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी ने चू मिंगयुआन के सामने अपनी आवाज को नर्म और कमजोर कर लिया। सम्राट, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूं जिसे आप प्यार करते हैं? इस नामचीन प्रतिभाशाली डॉक्टर ने कॉन्सर्ट जियांग की मौत का कारण बना और अब मुझे बदनाम कर रही है। मेरा मानना है कि कॉन्सर्ट जियांग का बदला लेने के लिए उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। महारानी सही कह रही हैं। लैनलिंग, उसे पकड़ो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चू मिंगयुआन गुस्से से चिल्लाया। पकड़ना? उस आदमी की आवाज में दुष्टतापूर्ण अहंकार और थोड़ी सी घृणा थी। हॉल में प्रवेश करते ही उसका काला लबादा लहराने लगा, जिससे हवा में घुटन और घुटन होने लगी। 9वें राजकुमार, ये फिर से तुम हो? महारानी ने दांत पीस लिए। ये फिर से चू यहान था। उसने पहले भी इस प्रतिभाशाली डॉक्टर को उसके महल से बचाया था और अब वह एक बार फिर प्रकट हुआ था। चू यहान महारानी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उनके पास से चला गया। वह लैनलिंग के पास गया और उसे शक्तिशाली आभा से घूरने लगा। चाकू नीचे रखो। लैनलिंग का चाकू अभी भी सुयंगक्सु की गर्दन पर दबा हुआ था। लैनलिंग की निगाह दृढ़ थी। सम्राट ने उसे 5 टुकड़ों में विभाजित करने का आदेश दिया है और मैं इसे निष्पादित करने के लिए यहाँ हूँ। जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, चू यहान ने अपनी हथेली से तेजी से हमला किया। अदृश्य शक्ति ने स्टील की कृपाण को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह 2 टुकड़ों में टूट गई और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गई।
टूटी हुई कृपाण को पकड़े हुए लैन लिंग का हाथ कांपने लगा और उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके अंगूठे और तर्जनी से चोट के कारण खून बह रहा था, जिससे हल्का दर्द हो रहा था। चू मिंगयुआन ने दहाड़ते हुए कहा, चू यिहान, क्या तुम विद्रोह करने की योजना बना रहे हो?